अच्छा, एक से मन नहीं भरता। चलो कोई नहीं, मैं आपके लिए बहुत जल्द गाय भैंस लेके आऊंगा। समझना मेरे भाई। आप इतने अच्छे क्यों हो? बिल्कुल बबीता जी टाइप। बबीता जी कौन है यार? सिद्धांत ठाकर कह रहे हैं आप इतने अच्छे क्यों हो? करासी बोल दो, अनब्लॉक कर दो। पता नहीं क्या यार, मुझे इसी में से कमेंट करते हैं क्या? तुम लोग ऑनलाइन भी जुड़े हो? चलिए चलिए, उसको कूट देंगे, रंजित सर से नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, तुम बाद में कूट देना, पहले मैं कूट रहा हूँ। इसी को क्या बोल लेंगे बेटा? दल बदल। अब सारे साथी समझो इस कंसेप्ट को। मैं मान लो कांग्रेस पार्टी से आगरा से एमपी का इलेक्शन जीता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लो हूं नहीं, समझना। आगरा से कांग्रेस से एमपी का इलेक्शन जीत गया। आप सब जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि यही एमपी डिसाइड करेंगे लोकसभा के कि पीएम कौन होगा। जब पीएम बनने की बात आई तो मेरे को बीजेपी ने 200 करोड़ रुपए ऑफर किया कि आई विल गिव यू 200 करोड़, हमारी तरफ आ जाओ। तो बाबूजी हम कहां चले गए? बीजेपी में। जबकि हम जीते किसकी टिकट पे थे? कांग्रेस के। इसी को बोलते हैं दल बदल। इसी को आप कह रही हैं चीट, इसी को आप कह रही हैं मुंह मारना। पहले यहां थे, अब यहां पे हैं। बात एक ही है, समझना मेरे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गया क्यों। तो सारे के सारे साथी देखना, तो पहले आती है समस्या, फिर आता है समाधान। पहले आती है प्रॉब्लम, फिर आता है सॉल्यूशन। तो निश्चित तौर पर इंडिया में पहले ऐसा हुआ होगा। बोले यार, जब ऐसा हुआ होगा तभी तो हमने इसके ऊपर लॉ बनाया होगा। हम किसी समस्या के ऊपर लॉ बनाते हैं, निश्चित तौर पे लोग डॉरी दहेज ले रहे होंगे तभी एक्ट आया होगा। तो मेरे दोस्त समझना, निश्चित तौर पे पहले साइबर क्राइम हुए होंगे तो साइबर क्राइम के ऊपर लॉ बना होगा। तो पहले प्रॉब्लम आती है, देन आफ्टर आता है मेरे बच्चे सॉल्यूशन। क्या आता है? सॉल्यूशन। यस नो? ये वीडियो काहे बना रहे हो? मैं डायरेक्ट आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, फिर भी वीडियो बना रहे हैं आप। तो बाद में बना लेना, मैं आपका ही हूँ। कहो तो आपके यहाँ शाम का डिनर करूँ, बताओ है? मेरे भाई समझना यार, समझ लो यार, वीडियो बना बना के क्या करोगे मेरे भाई, समझ लो। वीडियो बना बना के तो ये इंस्टा वाले तुमको बर्बाद कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, चलिए। पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, भूल गया। समझना मेरे भाई, कांग्रेस से जीता, बीजेपी में चला गया 200 करोड़ में। ये है एंटी डिफेक्शन। अब इसका मतलब जो पैसे वाला होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीद लेगा। और ऐसे में क्या हुआ, फिर मेरे को कोई 300 करोड़ ऑफर देगा तो पहले मैं यहां से ले लिया, अब मैं फिर चला जाऊंगा। इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट में आ रही थी अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। सरकारें काम नहीं कर पा रही थी, सरकारों को ये डर था कि ये कहीं उधर ना चले जाए। जस्ट लाइक नीतीश कुमार, क्या थे? सीएम। क्या बनोगे? सीएम। अब क्या? सीएम, है ना? वैसे ही तो सारे के सारे साथी समझना। फिर हमने क्या किया, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1985 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कौन से ईयर में? और एक रूल बना दिया कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी से जीता है उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो अब वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। यस नो? सजा का प्रावधान इसलिए होता है कि व्यक्ति सुधरे। जब आपने अपने वाले को ये वार्निंग दे दी कि अगर धोखे से भी कहीं और ये रहा तो मुझे भूल जाना। लेकिन लड़कियां बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं, बड़ा लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और तुम फंस जाती हो कि वाह क्या रोटी बनाती हो, लो दो और लो। समझ रहा? यही है इमोशनल ब्लैकमेल, कि क्या पनीर की सब्जी बनाती हो, कि आज बना दूं क्या। इनको बनवाना है इमोशनल, तो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। ये बहुत एक्सपर्ट है, रो के दिखाएंगे, ये एक्टर है, मैंने तो मौका नहीं मिला, बॉलीवुड फेल कर देंगे। समझ रहे मेरे भाई? और आप फिर कहोगे ठीक है मैं तुझे माफ करती हूँ। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, लेकिन अब पुष्पा झुक गया, जेल में चले गए। आप देखते हैं वो तो हो जाएगी, कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो तो बेल तो होगी यार, सिस्टम है। अरे यार, तो वो तो यार क्यों नहीं होगी हर चीज। ठीक है, समझना। तो सारे के सारे साथी समझना। यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पीछे भैया यार सुन लो, समझना। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रूल बना दिया कि भैया पार्टी चेंज करोगे एमपी रहते हुए तो अब आप एमपी। पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जाते हैं, अगर किसी पार्टी के 2/3 एमपी अपना पार्टी बदल के दूसरी में जाते हैं तब इसको एंटी डिफेक्शन नहीं मानेंगे, तब इसको दल बदल नहीं मानेंगे। अब तुमको हर कोई जाके छोड़ दे रहा है तो कमी तो आप में है बाबूजी। समझना मेरे भाई, सारे के सारे साथी। यानी अगर किसी पार्टी के, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर बीजेपी के 2/3 एमपी कांग्रेस में जा रहे हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पे किसी पॉलिसी के कारण जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट निर्णय के कारण जा रहे हैं कि जो कि अगेंस्ट में होगा कंट्री के फंडामेंटल राइट्स के, तो तब इसको दल बदल नहीं मानेंगे। लेकिन कोई 1 2 4 जाएंगे उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा। दो कंसेप्ट समझ पाए? अगर आप सिंगल जाओगे तो एंटी डिफेक्शन है, 2/3 जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन। अगर पार्टी आपको खुद निकालती है, तीसरा कंसेप्ट, अगर पार्टी ने आपको खुद निकाला तो इसको एंटी डिफेक्शन नहीं कहते। खुद आप दोनों ने बैठ के बात करी कि देखो भैया आज से रास्ते हमारे अलग हैं, जब तक साथ थे बड़ा मजा आया, आज तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, आई नीड टू स्पेस। अरे बोलो ना, सिंपल सा फंडा। तो मेरे दोस्त, अगर पार्टी किसी मेंबर को खुद निकालती है तब इसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाता।
चौथा कंसेप्ट, अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी जो किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो इंडिपेंडेंट निर्विरोध जीत के आया था, अब उसने जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा और वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। तो चार कंसेप्ट हमने आपको बताए। पहला कंसेप्ट कि एंटी डिफेक्शन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से आया। इसके माध्यम से ये रूल बना दिया कि जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी से जीता उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तो वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा कंसेप्ट, अगर पार्टी खुद निकालती है तो इसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य जाते हैं पार्टी छोड़ के तो भी इसको एंटी डिफेक्शन नहीं मानेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी जो बिना किसी पार्टी के जीता वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो अब वह एमपी नहीं रहेगा। यस नो। कितने कंसेप्ट? 4। गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो 4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तरीका तो ये हो गया एमपी के मेंबर समाप्त होने का। अब देखो दूसरा तरीका, तुम हमेशा चीट करते हो। आपने किसी को प्रेम किया, आपने किसी से दोस्ती की, इसलिए की कि जब मैं अकेलापन फील करूं तो मेरे से बातचीत हो। अब कोई मुझे समय ही नहीं दे रहा, टाइम ही नहीं है, तो भैया हम क्या करेंगे? तो भैया मूल विधि में भी पढ़ाता हूं, अगर कोई पति या पत्नी 7 साल से ज्यादा दूर है तो वो डिवोर्स ही माना जाता है, फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। 7 साल से ज्यादा है, बिना कार्रवाई, पता ही नहीं है कि हो कहां तुम, कितना इंतजार करें, कितनी सर्दियां ऐसे ही काटते सारे के सारे साथी, समझना। तो भैया कितने साल का कंसेप्ट है? 7 साल का। कितने का? 7 साल का। तो सुनो मेरे भाई, यहां पे कंसेप्ट क्या है? क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? अबे सुन लो बे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब आप 60 बैठक में, 60 सिटिंग में, 60 बैठकों में बिना कारण बताए आप पार्लियामेंट के सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कितने दिन? यानी 60 बैठकों में बिना कारण बताए। जैसे स्कूल में जब हम क्लास 8 में थे तो हम पहले ही एप्लीकेशन दे देते थे, सर हम कल स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें दस्त हो गए सर, लूज मोशन हो गया है। ठीक है सर, बता तो मैंने दिया कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की 4थी शादी है इसलिए मैं कल आ नहीं पाऊंगा, समझना। तो कम से कम मैंने बताया तो, अरे कम से कम मैंने बताया तो। अब तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिना कारण बताए आपने 60 बैठकों में एब्सेंट रहे। लोकसभा के हो तो लोकसभा की सिटिंग में, राज्यसभा के मेंबर हो तो राज्यसभा की बैठक में। कैसे नो? ध्यान रखना जो मेरे दोस्त, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूं तो कितने बैठक में ना जाऊं बिना कारण बताए तो मेरी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहूंगा। अरे बता दो कि जानू से मिलने जा रहा हूं, अरे बता दो कि 10 हो गए, बता दो कि युगांडा जा रहा हूं, अरे बोलो यार। लेकिन बिना कारण बताए 60 बैठकों में अनुपस्थित रहोगे तब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए तो कितने डेज? 60 दिन की बैठक में लगातार नहीं जाएंगे तो। यस नो? बताएंगे किसको? अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को। अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के चेयरपर्सन को, सभापति को। यस नो? देखो बाबूजी 3 दिन नहीं आ पाएंगे। यस नो? एक बात तो ये है, क्या ये वाला कंसेप्ट समझ पाए? अब तीसरा कंसेप्ट देखो। तीसरा कंसेप्ट, कब कब ब्रेकअप करोगे? अब आपने जिससे भी प्रेम किया, बाद में पता चला साला ये तो अपराधी निकला, आतंकवादी है। आपने एक मूवी देखी होगी फना, जिसमें आमिर खान है, काजोल है, काजोल उसमें अंधी बनती है और आमिर खान उसमें आतंकवादी होता है, और जैसे ही उसकी आ जाती है आंखें, वो देखती है करे ये तो आतंकवादी है। इसमें गाना चांद सिफारिश, समझना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। हाँ वही, नहीं सुनाएंगे बाद में, पहले आप समझ लो। तो मेरे दोस्त समझ रहे हैं? चलिए, अरे भैया पहले कंसेप्ट समझ लो यार। तो आपको पता चला ये तो साला वो व्यक्ति है जिसने संसद पर हमला किया, ये तो वो व्यक्ति है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी में बम लगा दिया था। अब आप रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। वैसे ही इसका मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी क्रिमिनल केसेस में, आपराधिक मामले में 2 साल 2 ईयर या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो अब वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके खिलाफ पहले से केस चल रहा था, अब उसका जजमेंट आया, जजमेंट में आपको 3 साल की सजा मिल गई, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहला राहुल गांधी, हाल ही में राहुल गांधी पर मानहानि का केस लगा, डिफेमेशन का। बार बार कह रहे हैं वो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो जो चौकीदार थे रियल में, उन्होंने केस कर दिया कि सर हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और जैसे टीचर पूछता है आपके पापा क्या करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं चौकीदार है तो लड़के मजे लेते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। कि सर प्लीज समझना। तो मेरे दोस्त चौकीदारों ने मिलकर डिफेमेशन लगा दिया। भैया समझना, भैया देख लो यार वंस मोर। तो मेरे भाई समझना, सारे के सारे साथी पढ़ाने के लिए नंगा नाच करना पड़ रहा है जैसे कि तुम्हें समझ में जाए, समझना मेरे भाई। तो 2 ईयर या उससे ज्यादा की सजा मिली हो, अभी हुई थी, तो भाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे थे और बंगला खाली करना पड़ा, बाद में ये केस सुलझा। दूसरा केस यूपी में आजम खान साहब, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनको सजा हुई तो अब वो एमएलए नहीं है। तीसरा एग्जांपल लालू यादव, चारा घोटाले में पकड़े गए तो भैया अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। और एक और रूल है, आने वाले 6 ईयर्स के लिए अब आपको इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आपको 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो, अरे बोलो, तो ऐसे एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपकी सदस्यता चली जाएगी। फिर और तरीका क्या है, जैसे लोकसभा का सदस्य है, अब उसका मन भर गया कि कुछ नहीं है, सांसारिक मोह माया है, उसने लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा दे दिया कि लो भाई साहब पत्ती बना लो इसकी, और मैं तो चल रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनो, मैं तो चला भगवान बुद्ध के रास्ते, कि मैं तो चला भगवान बुद्ध के रास्ते, ये दुनिया मोह माया है, और पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा पीपल के, समझना, क्योंकि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला। भैया समझना। तो जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोकसभा सदस्य अपना इस्तीफा, रिजिग्नेशन किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को, और राज्यसभा का मेंबर अपना रिजाइन किसको देगा? राज्यसभा के सभापति को, यानी चेयरमैन को। बोलो ना, इतनी सी बात है, इतने तरीके। बाकी तो तरीका ये है, कार्यकाल पूरा हो जाए तो, मर जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत
तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको यस से नो में जवाब देना है। बोलो साथियों। चलिए, पहला प्रश्न, मेरे को कितने साल की सजा हो कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहूंगा? 2 साल या उससे, पर मैं कितने ईयर्स तक इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा? कैसे केसों में? क्रिमिनल केसेस में। भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कितने दिन लगातार बैठक में ना जाऊं तो मेरी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहूंगा। तीसरा कंसेप्ट, अगर मैंने दल बदल लिया, मैं कांग्रेस से जीता बीजेपी में चला गया तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट जीता था, अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहूंगा। कोई दिक्कत साथियों? एक कंसेप्ट तो ये। तो बताओ रे, लोकसभा में कोरम कितना होता है? टोटल मेंबर का 1/, और नंबर क्या है? 55, 55। राज्यसभा में 25, टोटल का 1/10। अरे यार बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, यानी क्या ये तोड़ फोड़ ये सब, ये पहले ही से था कि अभी ये? चलिए कोई बात नहीं। चलिए, वो कंसेप्ट समझा पाया मैं? तो मैं 20 क्वेश्चन पूछ लूं। पहला आर्टिकल 79, आर्टिकल 80। कुछ लड़कियां, इससे नहीं, मैं ऊट पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हूं। तो मैं पूछ रहा हूं कुछ, तो कुछ लोग लोकसभा बताना है, राज्यसभा, और ये लड़के तो तेरी ऐसी की तैसी, समझ में, मेरी ऐसी की तैसी है मैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन बताओ। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 52, आर्टिकल 72। मर गए, खुश हो गए? समाधान की शक्ति, पार्डन पावर। पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन, कितने एलिमेंट, कितने पार्ट, कितने पार्ट? 3। कितने हाउस? लोकसभा। क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का अंग है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में है, कहां से लिया? क्या पार्लियामेंट का मुख्य कार्य कानून बनाना है, लॉ मेकिंग करना है? भारत में कानून बनाने की सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पार्लियामेंट। क्या ये नई दिल्ली में है? पहले पुरानी थी, अब बगल में नई बन गई है। नई का उद्घाटन मोदी ने किया 28 मई 2023 को किया। 75 का सिक्का चलाया, अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र था। क्या ये ट्रायंगल शेप में है? क्या इसमें सीटें बढ़ गई हैं? सिंपल सा। मेरे भाई आपसे मैं अगर पूछूं कि पार्लियामेंट में कोरम कितना होता है? टोटल मेंबर का 1/, तो राज्यसभा की टोटल का 1/10 कितना? लोकसभा का कितना? इतने आएंगे तो पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, इतने नहीं आएंगे तो सेशन, कोई दिक्कत? चलिए साहब आगे चलते हैं। बैठते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट का अंग नहीं है। मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा, बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ही है। प्राइम मिनिस्टर या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का, लेकिन सिग्नेचर भाई साहब प्रेसिडेंट ही करेगा, इसलिए प्रेसिडेंट को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अन्य देशों में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। बिना मुर्मू जी के चिड़िया चलाए एक्ट नहीं बनेगा। अरे बोलो ना। देखिए भैया, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं मोहब्बत के साथ। यस भैया का क्वेश्चन सुनो यार, ये क्वेश्चन सबके लिए है। यस, पहले आप उसका केस पढ़ना फिर, और निश्चित तौर पर टेक्निकलिटी होगी उस बेसिस पे। रूल यही है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1957 सेक्शन 8 क्लॉज 2 स्पष्ट कहता है कि 2 वर्ष से ज्यादा की सजा है तो मेंबर नहीं रहोगे, प्लस आने वाले 6 साल तक आपको इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे तो राहुल गांधी को हो गया था, फिर राहुल गांधी का केस वापस से वो हुआ, तो फिर आज फिर मेंबर पार्लियामेंट कैंसिल हुआ था। तो वो आप केस में थोड़ा सा देखेंगे तो वहां से आप समझ पाएंगे। चलिए साहब थोड़ा सा देखेगा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट, किसके बारे में? संसद की बात कर रहे हैं हम और आप। तो आइए देखते हैं संसद के क्या कंसेप्ट है। देखो पूरी लिस्ट हमने दे रखी है, इसमें कौन क्या क्या रहा है वो आपको एंड में पढ़वा दी देंगे। पहले आप पार्लियामेंट को समझेगा। तो मेरी जान आ जा। चलिए देखो साहब, सारे के सारे साथी देखें। देखो भैया, हम लोग गवर्नेंस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। भैया 2 टाइप का गवर्नेंस सिस्टम होता है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंटली सिस्टम। मेरे दोस्त, इंडिया में कौन सा है, ब्रिटेन में कौन सा है, जापान में कौन सा है, कनाडा में कौन सा है? इसका मतलब यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। बट प्रेसिडेंटल रूल में अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में है, रूस में, ब्राजील में। आज भी आपने देखा होगा कि हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने ट्रंप साहब। अमेरिका में सबसे ताकतवर वहां का प्रेसिडेंट है, इंडिया में सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में प्रेसिडेंटली रूल है। अरे बोलो, इसलिए वहां चलता अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप अगर भारत में आए थे पिछली बार, 100 करोड़ रुपए खर्च किए भारत में, दुनिया की सुपर पावर। तो मेरे दोस्त समझना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के आधार पर 2 टाइप का शासन है। इंडिया में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर का मेंबर होगा वही एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होगा। आज जो भी एमपी एमएलए है वो लेजिस्लेचर का मेंबर है, क्योंकि ये कानून बनाते हैं, वही एग्जीक्यूट भी करते हैं। डीएम साहब को फोन कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ये सड़क बनाओ, ये करो, जी सर जी सर, यानी एग्जीक्यूट भी कर रहा है। यस नो? यानी हिंदुस्तान में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के मेंबर एक ही होते हैं, जबकि प्रेसिडेंटली सिस्टम में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन बताएं, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है, रूस में, ब्राजील में, और भारत और ब्रिटेन में? अब देखो भैया, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2
देखिए, एक होता है सरकार का हेड, और भारत में सरकार का हेड पीएम के पास वास्तविक शक्तियां, रियल पावर। एक होता है राष्ट्र का हेड, और भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट। नेशन का हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन ये कैसा है? नॉमिनल है, नाम मात्र का है। संवैधानिक प्रधान है। वास्तविक शक्ति मैंने आपको पहले ही बोला, पीएम लाइक का पापा और प्रेसिडेंट लाइक का दादाजी। यस एंड नो, मैं आपको बता चुका हूं। कहने के लिए घर के हेड दादाजी हैं कि ये सबसे सीनियर है, सबसे बुजुर्ग है, और इन्हीं के उस पर होगा। चलेगी पापा की, किसकी चलेगी? तो पीएम की चलेगी। पीएम जो कहेगा वही करेगा प्रेसिडेंट, वैसे ही पापा जो कहेंगे वही कहेंगे दादाजी। जैसे गांव में जब किसी की शादी तय होती है तो खुद नहीं कह रहा, लड़के का पिताजी खुद आगे नहीं आ रहा कि मैं डोरी मांग रहा हूं दहेज, वो दादाजी को आगे कर देगा, ग्रैंडफादर को, कि देखो एक मुखरीनगर के आए थे, उन्होंने 30 लाख लगाए थे, अब तुम बताओ। यानी बुरा भी उनको बता रहे हैं, वो कह उतना रहे हैं जितना पापा कह रहे हैं। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मुर्मू से जो कहेंगे वही करेंगी कि मुर्मू जी ऐसा कीजिए, मुर्मू जी ऐसा जी, क्योंकि मोदी जी की कृपा पे ही तो बनी। जिसकी सरकार होती है वही बनाता है राष्ट्रपति, क्योंकि उसको वोट ज्यादा होते हैं, तो भाई अपने आदमी को बिठाते हैं। अरे बोले यार, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो साहब, जो मैं आपसे कहने का कोशिश कर रहा हूं, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के मेंबर एक ही होते हैं, इंडिया में ध्यान में रखना है। अब सारे के सारे साथी देख लेना जो आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मेंस लेवल का है, लेकिन आपको ये नहीं जानना है, एसएससी के लायक जानना है, वही आपको दिक्कत देते हैं। देखो भैया, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 123, ठीक है भैया। देखेगा कितने अंग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो संसद के कितने ऑर्गन है? पक्की बात, आर्टिकल 79 में क्या है? पार्लियामेंट है। बता चुका हूं कि नहीं? अब देखो भैया, संसद के 2 सदन होते हैं, देयर इज अ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अतः संसद 2 सदनीय होती है, वाई कैमरल होती है। मेरे दोस्तों, वाई कैमरल कब बनी? तो 1919 के एक बिल के माध्यम से वाई कैमरल लेजिस्लेटर आया। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया था। अतः वहां पे वाई कैमरल सिस्टम की व्यवस्था की गई। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस। जनता का सदन कहते हैं पीपल हाउस, आम सदन कहते हैं कॉमन हाउस, लोकप्रिय सदन कहते हैं पॉपुलर हाउस, अस्थायी सदन कहते हैं टेम्पररी हाउस, युवा सदन कहते हैं यूथ हाउस। यस एंड नो? तो सारे के सारे साथी समझना, अलग अलग नाम पड़े इस बात को समझना। तो यहां पर हम तुलना करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की। नाम किसी व्यक्ति का उसकी विशेषताओं के आधार पर पड़ता है, फीचर्स के आधार पर। लड़का पैदा हुआ, रंग काला है, तो कलुआ नाम रख दिया गांव में। कोई व्यक्ति गांव में चोरी करता है, अच्छा वो चोट्टा। अरे बोलो, तो सारा खेल फीचर्स का है। जब भी आज कहेंगे कि हिंदुस्तान में कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, लोग पीएम का नाम दे देते हैं। हाँ भाई, कुछ भी वहां वो पप्पू नाम से समझना, जो भी। तुम बहुत ज्यादा यहाँ पॉलिटिक्स ना करो। अभी जब किसी के बारे में जानते हैं, राहुल गांधी जैसा इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं है कंट्री में, लेकिन आपने अभी जाना नहीं है। अब वही तो दिक्कत है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ, उसका क्या दोष है? यही तो बात है, उसका क्या दोष है? तो यहाँ सबके अपने सपोर्टर होंगे, यहाँ हमें युद्ध नहीं करना, यहाँ हमें सीखना है। तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वही है, और आपकी अभिव्यक्ति की आजादी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो आपका एक्सप्रेशन है। आप बस इतना बताइए, लोकसभा को क्या क्या नामों से जानते हैं, राज्यसभा को क्या क्या नामों से जानते हैं? देखो इधर सारे साथी, भैया प्लीज यार कीप साइलेंट, बहुत विन विन की आवाज आ रही है, मेरे को डिस्टर्ब होता है। प्लीज यार सुन लो, सुन लोगे याद हो जाएगा, वरना आप चले जाओ उठ के। सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन, चले जाओ यार, लेकिन बातचीत नहीं, सुन लोगे याद हो जाएगा, ठीक है? समझना सारे के सारे साथी। तो हम लोकसभा और राज्यसभा की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। लोकसभा को पॉपुलर चैंबर क्यों कहते हैं? बाबूजी मैं उस पर आ रहा हूँ, बाबूजी मैं उसकी समझाऊंगा, लेकिन आप सुनो तो। देखो इधर, लोकसभा को क्या कह रहे हैं? लोकसभा लोगों की सभा, लोगों के द्वारा चुनी गई सभा। नाम में ही सब कुछ है, नाम में ही उसका आंसर है। तो लोकसभा, समझना, लोगों के द्वारा चुनी गई सभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, देसी भाषा में लोअर हाउस। समझना, लोकसभा को आम सदन कहते हैं, यानी कॉमन हाउस। लोकसभा को प्रसिद्ध सदन कहते हैं, यानी पीपल हाउस, फेमस हाउस। समझना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एक बार देखो आप मेरे दोस्तों। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, टेम्पररी हाउस, ठीक है भैया? समझना, हमने बोला युवा सदन भी इसको कहते हैं, यूथ हाउस। थोड़ा सा समझना आप क्यों कह रहे हैं, ये विशेषताओं के आधार पर पड़ेगा। और लोकसभा को हम प्रथम सदन भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस, ध्यान में रखना। आइए मित्रों, जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे बोला हर चीज का कारण होता है, कोई भी बेवजह चीजें नहीं होती। तो मेरे दोस्त, लोकसभा लोगों की सभा, लोगों के द्वारा चुनी गई सभा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाउस, कौन सा सदन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव करता है? आंसर लोकसभा। नाम से ही पता चल रहा है मेरे दोस्त, हमने इसको फर्स्ट हाउस कहा, प्रथम सदन। क्यों कहा? क्योंकि लोकतंत्र है इंडिया में, वी हैव अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, बनाया गया तंत्र। और स्पष्ट लिखा है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो तुम ही मालिक हो, तुम ही हो सब कुछ। हर 5 साल बाद लोग तुम्हारे साथ आएंगे कपड़े पहन के, जैसे भी दिल्ली में आ रहे हैं, बाबूजी इस बार हमें दे दो, पिछली बार आपने किसी और को दे दिया था। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। अगर मेरी सरकार आई, लैपटॉप दूंगा, पूरी रात देखते रहना। समझ मेरे भाई, क्या अगर हमारी सरकार आई तो बिजली फ्री है? फ्री। आप हो मालिक,
आप हो किंग, लोकतंत्र में राजा जनता होती है, लेकिन नंगा जनता है और जो चुनते हैं वो अमीर हो गए। तो समझना सारे के सारे साथी। अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये बंद नहीं हो सकता क्या? भैया कौन है मैनेजमेंट में यहाँ? नहीं बैठे, समझ रहा है भैया? ब्रो ओ यार ये बंद हो सकता है, ये बहुत खटपट कर रहे हैं यहाँ से ये। चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करते हैं। तभी तो कह रहा हूँ आप थोड़ा सा बिल्कुल बातचीत मत करिए, मैं समझा दूंगा, यहीं याद हो जाएगा, घर पे नोट्स पढ़ लेना, फिर चाहे किसी के भी नोट्स पढ़ना, कोई बुक्स पढ़ना, आप समझ पाएंगे। यस नो, समझना मेरे भाई। लोकसभा लोगों को कौन से नंबर पर रखेंगे? पहले। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तुम फर्स्ट हो, क्योंकि वी हैव अ डेमोक्रेसी। अगर आज राजतंत्र होता तो राजा पहले नंबर पर होता। जब फर्स्ट हाउस लोकसभा को कह दिया तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय हाउस। सेकंड हाउस, आप मेरे घर पे आई, मैंने बोला मीट माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, मीट माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, सब शांत रहेंगे, इसका मतलब क्या है? पहली है। अबे ये तो हिंदी अनुवाद हो गया यार। लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारा। लोकसभा, अरे बाप रे, आप मेरे घर पे आई, मैंने बोला यार मीट माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, मेरी पहली गर्लफ्रेंड से मिलो। इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है? तुमने रीजनिंग में प्रथम डिस्कस नहीं पढ़ा? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जब मैं कह रहा हूं ये मेरी पहली है, इसका मतलब दूसरी और भी होगी। अरे यार मैंने बोला ये मेरी पहली मम्मी है, इसका मतलब दूसरी और है। समझ आ रहा हूं तो कैसे? अबे तुम कंसेप्ट समझो यार, तुम कंसेप्ट समझ जाओ, मैं तो कुछ भी करूंगा यार। मैं पहली तभी कह रहा हूं जब दूसरी है। जब पहला हमने लोकसभा को कह दिया तो सेकंड हाउस। अब कोई आपसे पूछे कि सर राज्यसभा को सेकंड हाउस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है क्योंकि लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अरे बोले यार, डन है नॉट? कोई दिक्कत? चलेगा? अरे वो लाइट चली गई थी अभी इसलिए। ऑल वेल, टेंशन मत लो, ये हमारी क्लास में कभी नहीं, बहुत अच्छे लोग। तू कॉफी वॉफी बोल दे कुछ के मारेगा वैसे ही। तुम तो कॉफी पिलाओगे नहीं कभी, देखा अभी भी नहीं कह रहे, एक भी कह रहे हैं। यस भैया बोल देना यार कॉफी। भैया समझना, पहला हाउस ये है तो सेकंड हाउस ये। यस नो? अब मैं आपसे बोलूं कि ये मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है, तो मैंने दूसरा क्यों कहा? निश्चित तौर पे, तो जब मैं बोल रहा हूँ राज्यसभा को सेकंड हाउस कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे फर्स्ट हाउस लोकसभा। भैया ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बोली नहीं क्लियर हुआ? कहाँ बाबू, आज तुम उधर बैठ गए, इधर आके बैठते। पीछे भैया जितने भी हैं, क्या क्लियर हुआ? पीछे जो हमारी माताएं हैं, ऑल वेल? पापाज लोग, कोई दिक्कत? भैया समझना ना जी, ओके। अब देखो भैया, निम्न सदन, लोअर हाउस, आए थे लड़के कहते नो इट्स वेरी चीप, नो ये बहुत घटिया, ये बहुत लोअर है। अब किसको आप चीप और घटिया कह रहे हैं? तो लोकसभा में कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा लफंगा लफंडर, कोई भी तो दो चार बातें जानता हो, उसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, वो सीधा चुन के कहां जा सकता है? लोकसभा में। और जाते हैं लोग, इसलिए कहते हैं लोअर हाउस है। कोई भी आम आदमी इलेक्शन जीत के जा सकता है, इसलिए कहते हैं आम सदन है, कॉमन हाउस है। चाय वाला जीत गया वाराणसी से, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, आम हाउस। अरे बोलो ना, ऐसे ही प्रसिद्ध हाउस। जो भैया ने पूछा कि पॉपुलर चैंबर क्यों कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि पूरे देश से चुन के आते हैं और लोकसभा को लोग वोट डालते हैं, तो बड़ा फेमस सदन है, क्योंकि लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है कि इस सीट से कौन जीत रहा है, इस सीट से कौन जीत रहा है, केजरीवाल की सीट से कौन लड़ेगा, क्योंकि जनता वोट डाल रही है। इसलिए फेमस हाउस है, इसलिए पॉपुलर हाउस है। भैया अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? अस्थायी का सिंपल सा मतलब, टेम्पररी का सिंपल सा मतलब, लोकसभा जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड, आज है कल, और इसका विघटन होता ही होता है, डिसोल्यूशन होता ही होता है। प्रत्येक 5 साल के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। लोकसभा का क्या होता है मेरे दोस्त? विघटन होता है कितने साल बाद? अब मोदी जी ने 2014 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, 5 साल का कार्यकाल हुआ, फिर इलेक्शन कब हुए? 2019। तो 2014 के बाद फिर नई लोकसभा कब बनी? 2019। फिर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, फिर कब बनी? 2024। और अभी 2024 में इलेक्शन हुए, पूरी की पूरी नई लोकसभा। अब इलेक्शन होंगे 2029 में, लेकिन ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं हो रहा। तो लोकसभा जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड, इसका विघटन होता रहता है। समझ पा रही है? यानी कि बदलती है प्रत्येक 5 साल के बाद। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। अरे बोलो यार, सिंपल सा है। भैया युवा क्यों है? क्योंकि 25 साल का कोई भी बंदा, जैसे अभी यूपी की बात करूंगा तो प्रिया सरोज एक 26 साल की लड़की है, वो सांसद बन के आई है, और भी एक दो बंदे हैं जो नए बन के आए, इकरा हसन आई है, कोई भी। तो यूथ, कोई भी जिसकी उम्र 25 वर्ष न्यूनतम हो, इलेक्शन जीते आ जाए, तो युवा हो गए ना। तो भैया इसलिए इसको क्या कहते हैं? युवा सदन। यस नो? अब आ जाओ राज्यसभा पे। भैया राज्यसभा पे आ जाओ, अंतर देखना, अंतर पढ़ रहे हैं हम लोग, डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल 80 में, सॉरी ये आर्टिकल 81 में, ये आर्टिकल 80 में, इसका कार्यकाल 5 साल, इसका 6 साल। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितने हैं? 6 वर्ष। अंतर देखते जाना। देखो मेरे भाई, राज्यसभा को क्या कह रहे हैं? राज्यसभा, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। पहला क्वेश्चन आता है कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन सा हाउस करता है? राज्यसभा, राज्यों की सभा, राज्यों के द्वारा चुनी गई सभा। भैया पहला प्रश्न, ये आर्टिकल किसमें? 80 में। इसको कौन सा हाउस कहते हैं? द्वितीय सदन, सेकंड हाउस। भैया सेकंड हाउस क्यों कह रहे हैं? अरे यार मैंने आपसे बोला तुम मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तीसरी कह रहा हूं, क्योंकि 2 और हैं यार।
पता नहीं, आप कहते हो आप पढ़ोगे चंद्रगुप्त द्वितीय, आप चंद्रगुप्त द्वितीय इसलिए हो क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम है, तो रीजनिंग बड़ा कमजोर है यार। ये क्लॉक कैलेंडर ही करते रहोगे, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ोगे। हाँ बेटा मैं क्या क्या पढ़ा दूं 2 दिन में, फिर तुम कहोगे इसमें भी नॉलेज चल रहा है। समझना मेरे बेस, समझना बड़े इश्क से मेरे भाई, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। द्वितीय सदन किसको कहेंगे? सेकंड हाउस, राज्यसभा को। अब राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस, ध्यान में आपको रखना है। अब उच्च समाज में किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो। तो सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों को, स्कॉलर को, विद्वान को एक उच्च दर्जा प्राप्त होता है कि वाह ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है। तो सामान्यतः इसमें पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसलिए इसको विद्वानों का सदन कहते हैं, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे लोगों का सदन, एजुकेटेड लोगों का। क्योंकि इसमें हम बुजुर्ग सीनियर टाइप के लोगों को चुनते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों। तो ये द्वितीय सदन है, ये विद्वानों का सदन है, ये उच्च सदन है, और इसको हम कहते हैं स्थायी सदन, परमानेंट हाउस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? स्थायी सदन, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कभी विघटन, रिजोल्यूशन नहीं होगा इसका। राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहती है, एक ही साथ सभी लोग कभी भी इससे रिजाइन नहीं देते, ध्यान में रखना। तो स्थायी सदन है ये, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC जीवन बीमा निगम, तो राज्यसभा जस्ट लाइक LIC, ये परमानेंट हाउस है, इसका कभी विघटन नहीं होता। प्रत्येक 2 साल बाद, एवरी 2 ईयर्स बाद, प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं, 1/3 आते रहते हैं, 1/3 जाते रहते हैं, 1/3 आते रहते हैं, 1/3 जाते रहते हैं। कभी भी पूरी के पूरे हाउस का विघटन नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, राज्यसभा स्थायी या अस्थायी, परमानेंट या टेम्पररी? परमानेंट। आप ही कहते हो ना ये तो मेरा परमानेंट वाला है, ये वैसे ही है। अरे बोलो ना यस, काम चलाओ, समझना। तुम सब काम चलाओ की श्रेणी में हो, तो सारे के सारे साथी समझना है। क्या मैं बात बता पा रहा हूं? इसने तो कर दिया भैया, समझना। क्या इनके नाम आपको पता चले? वो कह रहे छोड़ दो, मतलब जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो बस छोड़ दो। यही तो है कि तुम चुनौतियों से भागते हो। ठीक है, ये तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, तो ये इनसे मत करो। पहाड़ भी तुम्हारे ऊपर गिरे तब भी पढ़ो यस सर, आर्टिकल 80, तब आपका सिलेक्शन होगा। समझना मेरे भाई, भगवान भी तो देखो कितना डेडिकेटेड है। यस नो। चलिए, राहुल गांधी कह रहे मेरे बारे में गलत क्यों बोल रहे हो? मतलब ये मैंने नहीं बोला, मैं तो राहुल गांधी का बड़ा फैन हूं, समझना मेरे रोज। चलिए, आलोक कुमार जी, कीर्ति जी, भैया क्या आपको नाम में कोई मतलब कोई दिक्कत? चलो साहब, यार भैया ये यहाँ कुछ हो सकता है ऊपर? क्या बना रहे हैं? हॉल बन रहा है, तो थोड़ा सा अगर रुक जाए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कल क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल नहीं परसों होगी ना, मंडे से क्लास है ना ऊपर। हाँ हॉल तैयार हो रहा है, चलेगा, देखिएगा। कंप्लेंट ना करो, पढ़ लो यार, कि आज कंप्लेंट कर देंगे, हॉल कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कंप्लीट कर देंगे, बढ़िया। बाबूजी आगे चले, अरे आगे चले, कम ऑन गाइस, सारे के सारे क्वेश्चन बता। लोकसभा का टाइम पीरियड कितना? राज्यसभा के मेंबर का भैया, फर्स्ट हाउस कौन सा है? सेकंड हाउस? कॉमन हाउस? फेमस हाउस? अपर हाउस? लोअर हाउस? हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल है? आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। क्या भारत में संसद बाईकैमरल, 2 सदनात्मक है? तो सदन कितने? 2। बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे दोस्त। अब देखिएगा कि लोकसभा का इलेक्शन में कौन वोट डालेगा, राज्यसभा के इलेक्शन में कौन वोट डालेगा। तो पहले मैं माताओं से पूछ रहा हूं कि राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? 1 मिनट, माताएं बताएं बस। तो तुम लोगों ने कहीं पढ़ाई नहीं करी क्या पहले? बोलो, MP MLA कौन पार्टिसिपेट करेगा? नहीं बता पा रहे, पीछे। 1 मिनट, कोई हमारी सहेली बताएंगे? बताएंगे आप? बताएंगे आप? मैं नहीं बताऊंगी सर, दम है तो पूछ के दिखाओ। कोई बात नहीं, पुरुष मित्र बताएंगे? MLA वोट डालेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, लोकसभा में वोट डालती है जनता, कॉमन पीपल, और ऐसी जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, 18 वर्ष या उससे ऊपर हो, जिसको हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, एडल्ट्री वोट डालते हैं। अब ये नहीं 5 साल के मैं भी वोट डालूंगा, नहीं। 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति भारत में वोट डाल ले तो समझ जाना वो इलेक्शन डायरेक्ट है। कैसा है? इसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो लोकसभा का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, जनता वोट डालती है, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति। सारे साथी समझना, पहले वोट डालने की उम्र कितने वर्ष थी? मेरी जान आज कितनी है? और मेरे दोस्तों, फिर 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ राजीव गांधी जी के समय 1988 में, लागू हो गया 1989 में, और वोट डालने की उम्र 21 से घटा के 18 कर दी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी? 60। किस प्राइम मिनिस्टर के समय? राजीव गांधी, कंप्यूटर क्रांति के जनक, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। यस नो? श्रीलंका में लिट्टे समुदाय ने उड़ा दिया। खैर देखेंगे मेरे दोस्त। अब राज्यसभा में कौन वोट डालेगा? तो सबसे पहले राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अच्छा, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। क्या आप में से किसी बंदे ने आज तक राज्यसभा के मेंबर के लिए वोट डाला?
क्यों? जब मैंने आपसे कह दिया जहां तुम जैसा नंगा वोट डाल ले, समझ जाना वो क्या है, डायरेक्ट। जहां तुम्हारे नीला नीला लगे, समझ जाना क्या है, और जहां नीला नीला ना लगे, इनडायरेक्ट। तो क्या राज्यसभा में नीला नीला लगा तो कैसा है, इनडायरेक्ट है। अरे बोले यार, नीला नीला कब लगेगा, जब तुम खुद वोट डालने जाओगे। तो मेरे दोस्त यहां वोट डालते हैं विधानसभा के सदस्य, वो भी इलेक्टेड, यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सारे साथी समझना, यूपी की राज्यसभा की सीटों के लिए वोट डालेंगे यूपी के MLA, MP की राज्यसभा की सीटों के लिए वोट डालेंगे MP के MLA, बिहार की राज्यसभा की सीटों के लिए वोट डालेंगे बिहार के MLA, और आप MLA, आप विधायक, इसलिए आप वोट। और जब आप वोट नहीं डाल पाते तो इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इनका मतदान होता है खुला मतदान, ओपन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में होता था गुप्त मतदान। राज्यसभा के सदस्य के इलेक्शन में MLA क्या करने लग गए, पैसे लेके वोट डालने लग गए। अभी भी यूपी में इस बार ऐसा हुआ, 10 करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने दिए और समाजवादी पार्टी के MLA ने उन्हें वोट डाल दिया और उनके राज्यसभा के सदस्य ज्यादा जीत गए। इसलिए जब ऐसा होने लग गया तो रूल बना दिया कि दिखा के वोट डालोगे, दिखा के वोट डालोगे कि तुम वोट दे किसे रहे हो। इस आधार पर भी MP MLA की सदस्यता चली जाती है। जब आप पार्टी के विप का आदेश नहीं मानेंगे तो मेरे दोस्तों आपकी मेंबरशिप नहीं रहेगी। तो मेरा प्रश्न है मेरे दोस्तों, राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लोकसभा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले वोट डालने की उम्र आज किस अमेंडमेंट से, कौन सी ईयर में लागू, कब किया, किस प्रधानमंत्री के समय, कोई दिक्कत भैया? समझना आप सारे के सारे साथी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो हमने ये भी देख लिया कि इसमें इलेक्शन कौन करेगा। अब यहां पे मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, बेहेप। बोलो बेहेप, बेहेप, सारे के सारे साथी समझना। अब बेहेप का क्या मतलब है? बेहेप को हिंदी में कहते हैं सचेतक। देसी भाषा में समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले ही कह दे रहा हूं, नहीं तो फिर वही अरे ये सब। बोलो बेहेप, कमन गाइस, आगे वाले सब शांत रहेंगे, पीछे वाले भैया बेहेप सुनाई दिया, बोलो बोलो सचेतक। सचेतक या बेहेप का मतलब सचेत करने वाला। देसी भाषा में समझो, ये माननीय रंजीत यादव है, ये कलुआ है हमारा दोस्त। कलुआ को कलूटी से मिलना है, कलुआ को कलूटी से मिलना है। तो कलुआ ने हमें फोन किया और मुझे सचेतक के तौर पे ले गया अपने साथ, तू बाहर खड़ा रहे, कोई आए तो बताना। अब पहले मोबाइल चलते नहीं थे, तो मैंने कहा देख भाई, अगर कोई भी आएगा तो मैं तेज तेज गाने गाऊंगा, और तेज तेज गाने गाऊंगा, समझ जाना कोई आ रहा है, साले जल्दी निकल आना। तो हम किसकी भूमिका में, सचेतक के, बेहेप। अब भाई साहब गेट के बाहर खड़े, देखा पापा आ गए, तो मैं तेरा 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 शुरू आशिक बनाया आपने, समझना। अरे ये सब नहीं यार, कितनी बार बोला तुम्हारे चक्कर में, समझना मेरे भाई। अब जो मेरा बंदा था वो निकल के आ गया, इसका मतलब मैं वहां किस भूमिका में था। अब सुनो, पार्लियामेंट के अंदर ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, लोकसभा में अलग अलग पार्टी के लोग हैं, और एवरी पार्टी, प्रत्येक पार्टी का एक बेहप होता है, एक सचेतक होता है, यस एंड नो। अब लोकसभा में कांग्रेस का एक बेहप, बीजेपी का एक बेहप, समाजवादी पार्टी का, सबका अपना एक एक बेहप है। अब वो एक क्या करेगा मेरे दोस्त, अपने सदस्यों को सचेत करेगा पार्लियामेंट में, भाषण दे रहे हैं। अब ये जो वेप है, मान लो ये बीजेपी की वेप है, तो ये अपने लोगों को बताएंगी कि भैया इस बिल का विरोध करना है, या इस बिल के पक्ष में वोटिंग करनी है, या मोदी जी बोलेंगे शांत रहना है। यानी बेहप वाला व्यक्ति बताएगा अपने पार्टी के लोगों को कब हंगामा करना है, कब शांत रहना है, कब क्रॉस वोटिंग करनी है, कब पक्ष में, यस नो। और बेहप तक संदेश कौन पहुंचाता है, पार्टी हाईकमान। पार्टी हाईकमान कि भैया ये वाला बिल है, इसके अगेंस्ट में वोटिंग करनी है, यस नो। अब समझना, बेहप 3 टाइप का होता है, देयर इज 3 टाइप्स ऑफ बेहप। सबसे पहला होता है सिंगल लाइन बेहप, सिंगल लाइन बेहप। और जैसे ही मैंने अपने पार्टी के सदस्यों को सिंगल लाइन बेहप दिखाया, देखो भैया ये सारे में समझ जाते हैं सब, मैंने दिखा दिया सिंगल लाइन बेहप, तो पार्टी के लोग समझ गए सिंगल लाइन बेहप का मतलब होता है आना है, आना है। क्योंकि मैंने आपको क्या दिखाया है, सिंगल लाइन बेहप। कल आ जाना, कहां, क्लास में, क्यों क्लास चलेगी, वैसे ही कल पार्लियामेंट के सेशन में आ जाना, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। दूसरा है डबल लाइन बेहप, डबल लाइन बेहप। अब जैसे मैंने अपने पार्टी के मेंबर को डबल लाइन बेहप दिखाया, तो समझ जाना आना जरूरी है, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम टुमारो, आना जरूरी है, कि आज मिलना जरूरी है कि तुमसे, बस ये तो सब याद है। यहां जीएस में लंका लग रही है, सबसे ज्यादा मैथ 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 कर रहे हो, मैथ में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जीएस में ऐसी की तैसी है, मैथ वाले योद्धा की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। और आजकल तो जब से सोशल मीडिया आया अपने घर से लड़ लेते हैं, और तू ये है तू वो है, बस है, फिर वो आया ये तू ये वो है, ये बढ़िया है। अबे दम है तो सामने से लड़ो यार, सब अपने व्यूज के लिए वहीं पे लड़ रहे हैं, और मैथ वाले ज्यादा हंगामा करेंगे जबकि जीएस में फेल हो रहे हैं।
जीएस में क्वेश्चन पूछा 2015 में, ये पुरस्कार किसे मिला? लंका लगी पड़ी है, मरे जा रहे मैथ्स में। समझना सारे साथी। डबल लाइन वेव का मतलब क्या है? आना जरूरी है, यू मस्ट कम। इसका मतलब बहुत बिल इंपोर्टेंट है, आना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी, कि नहीं यू मस्ट कम, कि सर एनिवर्सरी है, नहीं कल आना है। अरे बोले यार, अरे बोलो ना। डबल लाइन वेव पे यू मस्ट कम। अब देखो ट्रिपल कन, तुम तो कर रहे हो मेरे भाई, अब दे लो इसको ट्रिपल लाइन वेव। जबरदस्ती आना है, जबरदस्ती नहीं कर सकते कोई। ट्रिपल लाइन वेव जारी कर दी मैंने, और ट्रिपल लाइन का मतलब है आना जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। यू मस्ट कम, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन ऑन यू। अगर आप कल नहीं आए क्योंकि कल जीएसटी का बिल पारित होगा और तुमने वोट नहीं डाला, आए नहीं, तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, पार्टी अगली बार आपको टिकट नहीं देगी। अरे बाबूजी आएंगे, कैसी बात कर रहे हो? तो अगर ट्रिपल लाइन वेव जारी हो गया है, इसका मतलब कोई भी काम हो, कल पार्लियामेंट पहुंचना है। अरे बोलो यार। पहला प्रश्न, क्या प्रत्येक पार्टी का पार्लियामेंट में एक बेहप होता है? क्या ये बेहप अपने पार्टी के लोगों को सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहता है? क्या ये बेहप बताता है कि कब पक्ष में वोट डालना है, कब विपक्ष में, कब हंगामा करना है, कब शांत रहना है? और कितने टाइप का बेहप? सिंगल लाइन का मतलब, डबल लाइन का मतलब, और ट्रिपल लाइन का मतलब आना जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा क्लास पूरा उस पर ही रहता है, ब्रेक पे ही ध्यान। चलो भैया कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते हैं फिर 10 मिनट का। थैंक यू वेरी मच, मैं लिख देता हूँ। चलिए भैया आ जाइए। चलिए प्रश्न बताएंगे। बताओ, लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का, लोकसभा का विघटन हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा का कौन सा परमानेंट हाउस है, कौन सा टेम्पररी हाउस है? कॉमन हाउस, लोअर हाउस, फेमस हाउस, पीपल हाउस, यूथ हाउस, भैया अपर हाउस, हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 79, पार्लियामेंट आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट, यस नो? भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है? क्या प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा? मैं आपसे बोलूं क्या वाइस प्रेसिडेंट संसद का अंग है, प्राइम मिनिस्टर संसद का अंग है? कोई एक्ट तभी बिल, सॉरी कोई बिल तभी एक्ट बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई। बेहेप कितने टाइप का? सिंगल लाइन का मतलब आना है, डबल लाइन मतलब, और ट्रिपल लाइन मतलब आना जरूरी है, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। दोस्त अगर मैं बोलूं कि संसद का पार्लियामेंट का कोरम कितना है, 1/10, तो राज्यसभा में नंबर 25 25 और लोकसभा में 55 51 नहीं 55। भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एंटी डिफेक्शन लागू हो गया तो क्या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहूंगा? मेरे को किसी केस में 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा मिली, क्या मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहूंगा? अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, वो अपना रिजाइन किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को। राज्यसभा का सदस्य तो चेयरमैन को देगा, सभापति को देगा, यस नो? सिंपल सा फंडा। भैया मैं आपसे पूछूं, डायरेक्ट इलेक्शन किसका होगा? लोकसभा का। इनडायरेक्ट इलेक्शन, जनता किसमें वोट डालेगी? कितने वर्ष से ऊपर? 18 वर्ष से ऊपर। 21 वर्ष पहले थी, वो कितनी गई? किस अमेंडमेंट से, कौन से ईयर में, किस प्राइम मिनिस्टर के समय? हाजी गांधी। भैया पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना, लॉ बनाना। भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है, अमेरिका में है? अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल रूल। मेरे भाई मैं आपसे बोलूं कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से, यस नो? चलिए साहब आगे चले मेरे दोस्त। चलिए, तो बिहेव देख लिया, कोरम देख लिया, 60 डेज वाला कंसेप्ट देखा। अब देखते हैं इनमें कितने कितने मेंबर है। ठीक है, एक एक करके देखा। वो राज्यसभा, कोई आपसे पूछे कि राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर में मेंबर कितने होंगे, तो 250। कितना? 250। सारे साथी समझो, राज्यसभा में अधिकतम कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। भाई मेरी मम्मी ने कहा कि तू अधिकतम 250 गर्लफ्रेंड बना सकता है। ठीक है, बना सकता है, रीजनिंग है यहाँ, ये कही नहीं। लेकिन वर्तमान में बाबूजी हैं कितने? 245। कोई दिक्कत? तुम्हें कोई दिक्कत? कोई तुम्हें दिक्कत? तो वर्तमान में राज्यसभा में मेंबर 245 हो कितने सकते हैं? 250, यस नो? अब समझना, इस 250 में मम्मी ने कहा कि 12 वो लड़कियां होंगी जो मनोनीत होंगी, जिनको मैं मनोनीत करके भेजूंगी, जिनको मैं नॉमिनेटेड करके भेजूंगी, और बच्चा नॉमिनेटेड करता है प्रेसिडेंट। कौन? तो मेरे दोस्तों राज्यसभा में मैक्सिमम नॉमिनेटेड मेंबर कितने, और नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये वो मेंबर होंगे जो कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। नाम है, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजा तो बंदे ने क्रिकेट में अच्छा किया। क्रिकेट कम्स अंडर आर्ट, क्रिकेट खेलना एक कला है, डांस करना एक कला है। अरे बोलो यार। तो हमने रेखा, दिल चीज क्या है आपका, ये मान लीजिए, इनको भी राज्यसभा भेजा। हमने रुसुम रुसुम करने वाली कौन, मैरी कॉम, उनको भी राज्यसभा भेजा। तो मेरे दोस्तों विज्ञान में, साहित्य में, साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में, समाज सेवा में जो अच्छा करेगा, जिसका प्रदर्शन बढ़िया है, उनमें से किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है राज्यसभा के मेंबर के लिए, जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंस से बताएं और उससे रिलेटेड लॉ बने।
अब आप सचिन तेंदुलकर हैं, आपने क्रिकेट में इतनी सेवाएं दी, तो क्रिकेट में और अच्छा कैसे करें आप बताओगे, उसी के बेसिस पे लॉ बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब सचिन कहेगा स्टेडियम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो उसके एक्सपीरियंस का अनुभव लेंगे लॉ मेकिंग में, यस एंड नो। तो मेरे दोस्तों 1 मिनट में आपको फंसाता हूं, बताइए कि कितने इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यसभा में अधिकतम? 250, 12, 12, 12, वाओ। कितने होंगे? 250 होंगे मैक्सिमम, यस 250, यस 250, वाओ। मेरा क्वेश्चन आपने देख लिया, मैक्सिमम इलेक्टेड पूछा है मैंने, कितने होंगे? 12 होंगे। हाँ 12 को छोड़ के, बिल्कुल सही है भैया, मैंने पूछा है इलेक्टेड, 12 निकाल दो, बचे कितने? 238। बताओ 1 मिनट में कितनी फंस गई भैया? बताओ, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूं क्या भैया? जब मैं पूछ रहा हूं इलेक्टेड, जो जीत के आए, जो निर्वाचित हैं, 12 हो गए नॉमिनेटेड, तो बचे कितने? 238। यही क्वेश्चन आता है, तुम जैसे 250 लगा के आ जाते हो, फिर कहते हो मम्मी सिलेक्शन पक्का। समझना मेरे भाई, 238 ये इलेक्टेड मेंबर है मैक्सिमम, अर्थात ये निर्वाचित हैं, ये इलेक्शन लड़के आएंगे। अरे बोलो ना, 238 और 12 कितना? 250। पहला प्रश्न, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं सदस्य? 250, जिसमें नॉमिनेटेड, इलेक्टेड 238। क्यों नहीं? हाँ 238, क्यों करें? हाँ बता क्या कर ले 238, समझना है? तो बताओ भैया, नॉमिनेटेड राज्यसभा में कितने? 12। अरे बोले यार, इसलिए शब्दों पे ध्यान दे रहा है कि अधिकतम निर्वाचित पूछ रहा है कि अधिकतम मनोनीत, मैक्सिमम नॉमिनेटेड पूछ रहा है या मैक्सिमम इलेक्टेड। मुंह उठा के 250 नहीं, मैक्सिमम देखा नहीं, 250। अरे बोलो यार, इसलिए पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है बाबूजी, आगे चले हैं। तो देखो भैया, माताएं बताएंगी कितने नॉमिनेटेड मैक्सिमम, कहां कौन होंगे ये? अरे जो प्रेसिडेंट नहीं, जो कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में अच्छा करेगा, नॉमिनेटेड करेगा कौन? प्रेसिडेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड इन राज्यसभा 238। वोट कौन डालेगा? एमएलए। तुम्हारी ये समझदारी वाला डाउन है यार, 238 ही तो होंगे। एमपी एमएलए, सॉरी एमएलए वोट डालेंगे यूपी की लोकसभा की सीटों के लिए। अब समझना, सीटें ये किस आधार पर डिसाइड की? तो सीटें डिसाइड करी हमने जनसंख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। समझना मेरे भाई, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पॉपुलेशन की बेसिस पर इतनी सीटें हैं। और आज जो राज्यसभा या लोकसभा में सीटें हैं, ये 1971 के सेंसस के आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर है। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल बाद भारत में सेंसस होती है। स्टैटिक जीके में बाकायदा एक सेंसस चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में भी सेंसस पढ़ाया जाता है कि 1872 में लॉर्ड मेयो ने, जो भारत का वायसराय था, सबसे पहले सेंसस शुरू की। फिर लॉर्ड रिपन भाई साहब आए, उन्होंने कहा एवरी 10 ईयर्स बाद होगी। अरे बोलो यार, तो सारे साथी समझना, पहली सेंसस कब हुई? 1872, फिर 1881, फिर 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 31, फिर 41, फिर 51, फिर 61, फिर 71, फिर 81, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011। अब होनी थी 2021 को, लेकिन लंका लग गई, कोरोना आ गया। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वो बुला रही थी एक बार आ जा, लेकिन नहीं जा पाई, कोरोना का कंसेप्ट था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई पूछे अभी तक कुल सेंसस कितनी हुई? 15। लगातार से कितनी हुई? 14। कोई आपसे पूछे कि 21वीं शताब्दी की कितनी हुई है? 2, 2001 एंड 2011। इंडिपेंडेंट इंडिया में कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गई? 7 सेंसस। हम तो पैदा करके छोड़ देते हैं, हमें मतलब नहीं है क्या है, हम तो हेल्पिंग वर्ब हैं। पहली बार अंग्रेजों ने काउंट करना शुरू किया, अरे बाप रे इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहां जाएगा ये? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमको भैया, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो डाटा कलेक्ट करेगा। अब आपके घर में पापा है, मम्मी है, 2 भाई हैं। पापा ने कहा ठंड थोड़ा सा पड़ रही है, एक और पैदा हो गया। समझना मेरे भाई, समझना मेरे भाई। फिर पापा ने कहा चलो यार एक लड़की हो जाए, तो भैया एक और हो गया। अब जब तक 2 थे तो इनके कपड़े दिलवाने थे, इनकी फीस भरनी थी, अब 2 और आ गए, तो घर में इनकम बढ़ना चाहिए, गेहूं का आटा ज्यादा लगेगा, सब्जी ज्यादा चाहिए, कपड़े ज्यादा चाहिए। तो जब देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि पॉपुलेशन के अनुपात में क्या हम अपने गेहूं का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, चावल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, क्या रोजगार बढ़ा पा रहे हैं? आज आधी से ज्यादा समस्या पॉपुलेशन की है। हर 6 महीने बाद मुबारक हो चाची बन गई, मुबारक हो दीदा बन गई। समझना मेरे भाई, सारे के सारे कंसेप्ट सुनना। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार इंडियंस तो पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो 1871 में लॉर्ड मेयो नामक वायसराय था, उसने काउंट करना शुरू किया कि पता तो चले इंडिया है कितने, जितने हैं उसके अनुपात में हम अपने सैनिक लाएंगे हैं। अरे बोले यार, लेकिन हम इतने लल्लू हैं कि इतने कम सैनिकों को भी नहीं हरा पाए, क्योंकि हम बटे पड़े। तलवार ले ली, या बज रहा है 1 किलोमीटर तक या ही कर रहा है। अंग्रेज ने कहा कोई बात नहीं, तू और पास आ, और पास आ। जैसे ही पास आया उसके इतनी दिमाग में नहीं है कि उसके पास बंदूक है, वो या जय भवानी, अलग ही है। तो हम लोग अलग ही लेवल के व्यक्ति हैं। खैर समझना है सारे के सारे साथी। भैया टोटल सेंसस कितनी विधिवत से कितनी? 21 सेंचुरी की, आजाद भारत में। ठीक है बाबूजी। और हर 10 वर्ष बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी? 1 मिनट माताएं, बढ़ेगी घटेगी? पूरा भरोसा है? बोलो। अरे यस सर। समझिए, सारा दिन तो तुम्हारी है ये सब, तुमने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया हमारा,
तो भैया इतनी बढ़ गई, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। समझना, आपने देखी होगी, आपने पुष्पा, पुष्पा देखी है, तो वही है, फीलिंग आ रही है ना, तो समझना सारे के सारे साथी मेरे भाई, समझना 1921 पाली सेंसस ऐसी है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर नेगेटिव रही। हमेशा जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन 1921 में जनसंख्या ऋणात्मक रही। क्यों? क्या इस काल के पुरुषों में? बोलो यार, यार रुको यार, कंसेप्ट है, क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1921 इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। वे तुम क्या करते हो यार, छोड़ो। सॉरी, रेट डिप्रेशन, आ जाऊं पास? कोई बात पता है डिप्रेशन का मतलब? एक मिनट, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब महान आर्थिक मंदी कहते हैं। तो आर्थिक मंदी से पॉपुलेशन पे क्या दिक्कत पड़ेगा? एक मिनट, वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर को कोऑर्डिनेट करो। हाँ भैया, एक मिनट भैया का प्रश्न, वर्ल्ड वॉर के कारण, तो वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हुआ? अरे यार कम ऑन गाइस प्लीज, ठीक है ये समझ पा रहे हैं। देखो भाई, कभी ये मत सोचना कि सर इन 10 सालों के जो पुरुष थे वो वैसे ही थे, उनको कुछ कुछ नहीं होता था और ये वो है। मेरे भैया, क्योंकि इस वक्त क्या हुआ, मृत्यु दर, डेथ रेशियो जो थी वो क्या थी? तो ध्यान में रखना, जन्म दर की अपेक्षा, बर्थ रेशियो की अपेक्षा जो डेथ रेशियो था वो क्या था? बढ़ गया। जब पैदा कम होंगे, मरेंगे ज्यादा, तो उस साल में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो भैया 1914 से 1918 तक तो वर्ल्ड वॉर चला, कुत्ते बिल्ली की तरह पिटे और मरे। अरे बोलो ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो भैया जनसंख्या वृद्धि दर इसलिए ऋणात्मक रही क्योंकि मृत्यु दर क्या हो गई? बढ़ गई। आज अगर कोरोना भयावह रूप में फैलता और मान लो 20 करोड़ लोग मर गए, तो भारत की पॉपुलेशन कम हो जाती और फिर सेंसस होती। तो हम कहते हैं यार 2011 की अपेक्षा यहां तो कम हो गए। तो ऐसा तो है नहीं कि इस 10 साल में व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं, करेंगे सारे के सारे साथी। समझना, रोमांस थोड़ी ना कभी कम होगा दुनिया में, ये तो जब से मनुष्य है तब से। समझना मेरे भाई। तो एक कंसेप्ट तो ये, जातिगत जनगणना 1931 में हुई। तो अब क्या हुआ, जितनी सीटें आज लोकसभा राज्यसभा में वो किस पॉपुलेशन के बेसिस पे हैं? 1971 के सेंसस के बेसिस पे हैं। और ये रूल बना दिया कि 1971 में आप बढ़ेंगी। तो जैसे ही 1971 में बात आई तो एक थे नॉर्थ स्टेट, एक थे साउथ स्टेट। तो साउथ के स्टेट की पॉपुलेशन कम थी कंपैरिजन टू द यूपी एंड बिहार यानी नॉर्थ स्टेट। तो साउथ को सीटें कैसे मिलती? कम, क्योंकि साउथ की पॉपुलेशन कम और नॉर्थ को सीटें मिलती ज्यादा। तो साउथ के नेता आ गए, ये बताओ प्रधानमंत्री, हम चुप सो जाते हैं उधर मुंह करके, और हमारी पत्नी तो कहती है एक बार आजा, एक बार आजा। समझना, अरे मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूं, ए कर रहे हो, क्योंकि साउथ में लिटरेसी रेटियो ज्यादा है, केरल में पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कियों का अनुपात लड़कों से ज्यादा है क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो साउथ के लोगों ने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करें, हम चुप सोए हम, और सीटें मिले कम है हमें, और यूपी बिहार एक ही काम है इनके पास, और सीटें इतनी ज्यादा है। तो सबने कहा रुको रुको भाई साहब, कि सर हम आपको वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। नहीं बाबूजी रुको, इसी के बेसिस पर सीटें रहेंगी। और कब तक रहेंगी? इनने कह दिया 2001 तक रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया और कह दिया 2001 तक इतनी ही सीटें रहेंगी, जिससे कि साउथ में वोट बैंक हमें मिले, यहां नाराज ना हो। अब आ गया 2001, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब क्या करें? अटल बिहारी ने कहा सीटें बढ़ेंगी नॉर्थ स्टेट की। तू वीडियो पहले बना ले मेरे भाई, फिर इसी को भेज देना, कहते ना नॉन वेज। मेरा स्टाइल यही रहेगा, मैं किसी के कहने पर अपना टीचिंग एटीट्यूड थोड़ी ना बदलूंगा यार। समझ रहे हैं, मैं अपनी शर्तों पे पढ़ाता हूं मेरे भाई, और मैम का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और मैम से एक माँ जैसे संबंध है, मैम ने बहुत मदद करी है मेरी, खूब ये है। तो मैम जो बोलते हैं वही करता हूँ। तो ये नहीं कि ये चिंदी चोरी जैसी वीडियो बना रही हूँ तो अरे वीडियो नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं ही तुम्हारा हूँ, फोन करो मैं आऊंगा वहां, बताओ ना कहाँ हूँ, लेकिन वीडियो नहीं यार, पढ़ लो। बहुत सारे तो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं कि ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे करना होता है बहुत पहले डाल के वीडियो, मैं फेमस हो गया होगा। मैं आज भी उतने नहीं डालता हूँ, ना यूट्यूब पे ना इंस्टा पे ना कहीं, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक आध दो वीडियो डालने से क्या है। अगर यही करना होता तो इसी काम में होता। बाबूजी पढ़ लीजिए, मैं आपका हूँ। जब कह दिया, जब तक होगा नहीं सिलेक्शन तब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो, बाकायदा प्रैक्टिस करवा के जाएंगे, जिंदाबाद कहोगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने पहले भी कहा घंटों का भी कोई प्रतिबंध नहीं, मैं आपको सिखा के जाऊंगा। ये नहीं कितने घंटे में ये खत्म करना है, ये करना है, ऐसा मैम की तरफ से कभी नहीं रहता। कहते हैं वेस्ट पढ़ाइए, तो बहुत ज्यादा टची नहीं, ऑल आर एडल्ट, आप सब समझदार है। पहले डिस्क्लेमर दे दिया, कोई इंटरेस्ट फिर भी वही, तो समझना मेरे भाई, है इंटरेस्ट वैसे समझना मेरे भाई। फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं ऊपरी मन से कहता हूँ, समझना। बोलो 1971, तो भाई सब सीटें 2001 तक कितनी रहेंगी? 2001 आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि यार बाबूजी हमें वोट नहीं पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ओए अब ये कब तक रहेगा? 2026 तक। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2026 तक कह दिया इतनी ही सीटें रहेंगी लोकसभा राज्यसभा में। आज भी जो सीटें वो किसकी सेंसस के बेसिस पर हैं? अब देखो 1971 के बाद 81 हो चुका, 91 हो चुका, 2001, 2011, अब होना है 2021। क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? और इसलिए आज भी एक एमपी पर 20-20 लाख की पॉपुलेशन है।
क्या एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 लाख पब्लिक से मिलेगा? इसलिए निश्चित तौर पर 2026 में लोकसभा की सीटों में इजाफा होगा, राज्यसभा की सीटों में इजाफा होगा। इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र महाराज परम भट्टारक नरेंद्र मोदी जी ने क्या बनाई है मेरे दोस्त? नई संसद। क्या बनाई है? नई संसद। ये नई संसद बनाई हमने इसलिए क्योंकि पुरानी में बैठने की इतनी सीटें नहीं है, इसलिए लोकसभा में सीटें बढ़ाई हैं 888, 888 और राज्यसभा में 384। इतनी सीटें बैठने की व्यवस्था की है मोदी जी ने। इसका मतलब 2026 के बाद परिसीमन आयोग बनेगा और नई लोकसभा का गठन होगा, नई ये बनेंगे। अरे बोलो यार, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, समझना मेरे भाई। बिल्कुल होगा, ये सब होगा भाई। विधानसभा की भी सीटें किस बेसिस पे? पॉपुलेशन। यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यूपी की विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें? 80। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हम, समझना मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? तो कम ऑन गाइस, क्या राज्यसभा लोकसभा में सीटों का निर्धारण पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा? पॉपुलेशन आज जो है, आज जो सीटें वो किस सेंसस के बेसिस पे है? कब तक कितनी रहेंगी सीटें? 2026। गेटिंग माय पॉइंट? समझा पा रहा हूं? अब चलो आगे भैया, पीछे समझ में आ रहा भैया? कहां मोबाइल चलाते रहते हो यार, यहां से बैठ जाया करो। चलिए मेरे भाई आगे चलें। चलो, तो मैं सीटें बता रहा हूं, एक बार फिर से बताना। राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें, देखो मेरे लिखने से पहले बोल दिया करो। राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें, मनोनीत, इलेक्टेड। मनोनीत कौन करेगा? यस नो। अब आ जाओ लोकसभा पे भैया। लोकसभा में पहले मैक्सिमम सीट कितनी थी? 552। हाँ, 552। कोई दिक्कत है? मैंने क्या कहा? 512 नहीं सुना, 552। सुनो मेरे भाई, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? 552। हाँ कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, चाहे कैसी भाषा में समझो, कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तुमसे कुछ गधे टाइप के लोग कह देते हैं कि सीरियस होके पढ़ो, तो सीरियस का मतलब ये थोड़ा चेहरे से सीरियस हो जाए। लोग सीरियस का मतलब समझते हैं अब हमें हंसना नहीं है, अब हमें मजाक नहीं करनी, हमें सेटिंग नहीं करनी है, और हमें ये सीरियस का मतलब काम के प्रति सीरियस होना है कि 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। लोग सीरियस हो जाते हैं चेहरे से। और बता बहन कैसी है? नहीं, इट्स वेरी मैडम, हंसेंगी नहीं। कोई कॉमेडी वाली बात है तब भी नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं सीरियस हूं? क्यों भैया, रोग हो गया क्या? तो बहुत ज्यादा नहीं, लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसमें ना हंसते रहो, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आए। कुछ लोग हैं और बता कैसा है? कुछ नहीं सर, कट रही है मेरी। काटनी नहीं है, जीनी है। काटनी नहीं है, जीनी है। यस नो? देखो मेरे भाई, माताएं, काटनी नहीं है, जीनी है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी तो एक ही जन्म है, क्या पता अगले जन्म में कुत्ता बने, फिर तो हमारा दिक्कत हो जाए। समझता? हाँ। अरे भैया मुझे ना डर पाओ यार, पढ़ लो यार प्लीज। हाँ, मतलब ये बता, तुम्हें हंसने में दिक्कत है तो अंदर से दिल रो रहा है, तो मैं क्या करूं? चलिए देखो भैया, कॉमेडी हो गई, अब तो पढ़ लो। बीच बीच में टॉनिक भी जरूरी है, अब आराम से पढ़ लो, जिससे कि आप बोर ना हो। मुझसे आप पर्सनली मिलना, मैं आपको बताऊंगा। समझना, ये जो समस्या है ये दूसरे टाइप के लोग देखेंगे, मैं कोई सेक्रेटरी टाइप का व्यक्ति नहीं हूं कि बता पाऊं। अभी थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस करते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते थे? 552। अब समझना यार प्लीज, अब तो थोड़ा कॉपरेट कर दो। हो गई कॉमेडी? कॉमेडी इसलिए जरूरी है बोर ना हो, हमारा बस अंतिम उद्देश्य इतना ही है, ठीक है भैया? समझना है, 552 में से भैया 2 पहले एंग्लो इंडियन होते थे। कौन होते थे? और एंग्लो इंडियन को आंग्ल भारतीय कहते हैं, और इसको प्रेसिडेंट मनोनीत करता था, यानी ये नॉमिनेटेड होते थे, इलेक्टेड? नॉमिनेटेड। तो सारे साथी समझना, लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय होते थे शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब अब एक हसीना, एक लड़की, जैसे मैं, हाँ वही भैया समझना। अब कितने मैक्सिमम इलेक्टेड हो सकते थे? 550। भैया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और 104 में संविधान संशोधन 2020 के द्वारा हमने कह दिया कि अब आगे से देयर इज नो एंग्लो इंडियन। ये सीटें समाप्त कर दी। मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि एंग्लो इंडियन का मतलब पापा अंग्रेज हैं, मम्मी इंडियन है, जो रिजल्ट आया वो है एंग्लो इंडियन। भैया समझना, आप इंडियन इसलिए हो क्योंकि आपके पापा मम्मी इंडियन है। कम ऑन गाइस, कीप साइलेंट। पापा इंडियन, मम्मी इंडियन, रिजल्ट इंडियन। पापा यूरोपियन यानी अंग्रेज और मम्मी भारतीय, तो रिजल्ट एंग्लो इंडियन। आज इंडियन की शादी इंडियन से हो रही है तो रिजल्ट भी, और आज एंग्लो इंडियन ना के बराबर है, कहीं नहीं। तो भैया 2 सीटें क्यों दें, क्यों रिप्रेजेंटेशन दें? इसलिए 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। अब आज कोई पूछे कि लोकसभा में कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? 550। आज स्थिति है कि लोकसभा में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स के? 550। कौन से हटा दिए? एंग्लो इंडियन।
किस अमेंडमेंट से हटाए? 104। एंग्लो इंडियन क्या? ऐसा व्यक्ति जिसके पापा अंग्रेज अर्थात यूरोपियन, मम्मी भारतीय। क्यों? क्योंकि 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो रिलेशन भी इंडियंस के साथ बना। बोलो यार, सिंपल सा बंदा है, ये कंसेप्ट है भैया। आज पॉपुलेशन है ही नहीं ऐसी, इसलिए हटा दिया। अब सीखेगा जो कहना चाह रहा हूं। 550 हो सकते हैं आज की डेट में अधिकतम, लेकिन बाबूजी आज लोकसभा में कितने हैं? 545। अब 2 हटा दिए, तो अब वर्तमान में लोकसभा में कितने? 543। 543। अरे बोलो यार, इसका मतलब 543 वर्तमान में इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड? इलेक्टेड। अब सब शांत रहेंगे। आप बता दें राज्यसभा में अधिकतम एंग्लो इंडियन कितने मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। सब शांत रहेंगे। राज्यसभा में अधिकतम एंग्लो इंडियन कितने करता है राष्ट्रपति? 12, 14, 15। तुम बताओ क्यों? कि सर वो एंग्लो इंडियन कहां होते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा में देयर इज नो एंग्लो इंडियन। यस नो? सिंपल सा। एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड या इलेक्टेड? कौन करता था? प्रेसिडेंट। अब करेगा क्या? किस अमेंडमेंट हटा दिए? किस अमेंडमेंट हटाए? पीछे वाले 104। अरे जोर से बोल लो। अरे 104 यार, कहां तुम भी धार्मिक हो जाते हो तुरंत। 104 104 में अमेंडमेंट से हटा दिया। भैया वर्तमान में कितने इलेक्टेड हैं? जनता वोट डालेगी क्या? समझना है आपको, कोई दिक्कत है? अब देखो माई, अब देखना लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन हो सकते थे? विधानसभा में 1। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको मनोनीत करता था प्रेसिडेंट, इसको मनोनीत करता था गवर्नर। अब आगे से नहीं हो गए, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन की पॉपुलेशन नहीं है, ना के बराबर है। बोला साहब, यस नो? पीछे वाले भैया समझ पा रहे हैं? कौन गाइस इधर बात समझ पा रही? दोस्त बता देना, हाथ खड़ा कर देना कोई डाउट हो तो। ठीक है, हाथ नहीं जोड़ने, हाथ खड़ा करना है भाई, हैं आप लोग, समझना मेरे को। अब देखिए आगे के कंसेप्ट को। संख्या क्लियर हुई दोनों की? अरे संख्या क्लियर हुई। अब देखो भाई, अब लोकसभा में कौन कौन होता है? तो लोकसभा में होता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, और स्पीकर है ओम बिरला मेरी जान। एक होता है उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, और एक होता है सेक्रेटरी अर्थात महासचिव। तो एक सेक्रेटरी है, एक डिप्टी स्पीकर है, इस बात को समझना। बोलो अध्यक्ष, बोलो स्पीकर, बोलो उपाध्यक्ष, बोलो डिप्टी स्पीकर, बोलो सेक्रेटरी, बोलो एक बार मेरे दोस्त महासचिव। यस नो? चलिए, तेरी मोहब्बत में एक बात सीखी है, तेरे बिना मेरी पूरी जिंदगी फीकी है। कनक राघव जी। ये तुम बार बार आईडी चेंज करके ही करते रहते हो ना। कनक राघव जी। योगी जी, ममता बनर्जी से मेरी शादी करवा दे। योगी जी देखो आईडी भी कैसे बना सकते हैं, कोई बात नहीं भैया, समझना मेरे भाई, सारे के सारे साथी समझे। पहला क्वेश्चन, स्पीकर कौन से हाउस में होते हैं? डिप्टी स्पीकर कौन से हाउस में है? यस नो? सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी लोकसभा में होंगे। समझना, इसमें जो ये सेक्रेटरी है, ये एक आईएएस ऑफिसर होता है, ये नेता नहीं है, ये लीडर नहीं है, इलेक्शन लड़के नहीं आया, ये अधिकारी है, ये पढ़ा लिखा है। यस नो? और सुनो, लोकसभा का सेक्रेटरी कौन होगा? महासचिव। इट विल डिसाइडेड बाय स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तय करेंगे कि लोकसभा का स्पीकर कौन से अधिकारी को बनाऊंगा। ये आईएएस ऑफिसर है, नेता नहीं है, पढ़ा लिखा है, यही सदन के कामकाज देखेगा, डॉक्यूमेंटल कार्रवाई देखेगा। ये जो बंदे हैं, ये तो इलेक्शन लड़के आए हैं, ये तो मूर्ख भी हो सकते हैं। समझना, क्योंकि लोकसभा के आम सदन है, निम्न सदन है। अब देखना पहला कंसेप्ट कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही मेंबर होता है। इसका मतलब राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष, कक्षा 8 का व्यक्ति, कक्षा 9 का मॉनिटर, कक्षा मतलब क्लास, समझना मेरे भाई। उपाध्यक्ष ये भी लोकसभा का ही क्या होता है? मेंबर होता है, ये भी लोकसभा का ही मेंबर होता है। अरे बोलो, समझना मेरे भाई। पीछे वाले डार्लिंग समझ पा रहे हैं? डार्लिंग मतलब पुरुष मित्र से भी कह रहा हूं, डार्लिंग मतलब प्रिय, आप सब मेरे प्रिय है, तो मैं डार्लिंग मतलब पुरुषों से भी कह रहा हूं, आपसे नहीं, समझना है। पीछे भैया समझ पा रहे हैं? अपने आप को कम मत समझना। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि क्लास का सबसे ज्यादा टैलेंट सबसे पीछे बैठते हैं। देखो खुश हो गए वो, भैया बात समय ऐसा है क्या हम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है? तो भैया समझ रहे हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में होते हैं। अब देखो, क्या लोकसभा का मेंबर ही लोकसभा स्पीकर होगा? क्या लोकसभा का मेंबर ही लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होगा? अब देखो भैया, ये जो लोकसभा अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष के तौर पर ओथ नहीं लेगा, ये लोकसभा स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेगा, ये लोकसभा के मेंबर के तौर पर शपथ लेता है। यही क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन पता क्या आएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाएगा, लोकसभा स्पीकर को ओथ कौन दिलवाएगा? अब तुम सब लगाओगे प्रेसिडेंट, कोई लगाएगा वाइस प्रेसिडेंट, कोई लगाएगा प्राइम मिनिस्टर। एक ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, तो वही होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ, स्पीकर के तौर पर कोई ओथ, वाइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की स्पीकर के तौर पर कोई शपथ। ये मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा के तौर पर पहले से ही शपथ ले रखे होते हैं। कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे सर ये बनेंगे कैसे? तो क्लास का मॉनिटर क्लास के लोग बनेंगे। क्लास का मॉनिटर वही बनेगा जहां क्लास का मेजोरिटी होगा। अब क्लास के लड़कों ने मिलकर कह दिया सर कलूटी को बना दो, ये बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करती है, तो बना दिया। वैसे ही लोकसभा के मेंबर की मेजोरिटी ओम बिरला की तरफ थी, तो भैया बन गए। अरे बोलो यार, सिंपल सा कंसेप्ट। कुल मिला के लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, इलेक्ट नहीं करते। इलेक्शन नहीं होता। कोई पूछे अध्यक्ष का, स्पीकर का इलेक्शन होता है? नो। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है? नो। इनको सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट नहीं। यही क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, फर्क किसी में चुनना नहीं है।
कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना बेहतर होता है। ये नहीं कि निम्नलिखित में से कौन सी पसंद है, बाकायदा बोलो इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा एटीट्यूड मारो, ये नहीं सर बी। समझना मेरे भाई। तो जब भी क्वेश्चन आए तो ये इलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होंगे कि इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, उसके नाम पर बहुमत हो ही जाता है, ठीक है। इलेक्शन नहीं होता, वोटिंग नहीं होती। समझ पा रहे हैं? स्पीकर की कोई वोटिंग, डिप्टी स्पीकर की कोई वोटिंग। जितना मजे से सेंटर फेस खा रही हो उतना ही मजे से समझो, और सेंटर फेस हमारे लिए भी लाओ। समझना। देखो किसी ने ये दे रखी टॉपिक, मैंने बोला पराठा ना ले आया करो, कोई नहीं लाता, मोहब्बत करते नहीं। अब जैसे कोई लड़की पराठे भी ले आई तो पीछे वालों का पूरा ध्यान, अच्छा ये लेके आई है, अच्छा अच्छा यही सब है। अब ये कह रहा था गुरुजी फ्लैटिंग कर रही करते हो, अभी इतने बुरे दिन मेरे नहीं आए। समझना, इतना टैलेंट तो रखता ही हूँ कि इन मामलों में तो मैं अमीर ही हूँगा, ठीक है। क्या है, नहीं हो समझ, मतलब तुम्हें हर चीज से दिक्कत है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ इन मामलों में गरीबी नहीं है मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। इलाहाबाद भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, इतनी फैन फॉलोइंग है कि सामने वाले का दिल तो जीत ही सकता है, लेकिन पढ़ा के। समझना। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? एंड्रयू, अच्छा एंग्लो इंडियन हो मैं, ओके ओके ओके। नहीं जैसा आप सोचें, देखो एक विचार करने की स्वतंत्रता आपकी है, चलिए। अरे मान जाओ मेरे भाई, राइट टू आइडिया आपके मन में कोई भी आ सकता है, आपकी फ्रीडम है। तो समझिएगा मेरे भाई, क्या स्पीकर का कोई इलेक्शन होगा, क्या डिप्टी स्पीकर का कोई इलेक्शन होगा? ये सिलेक्ट होंगे, इलेक्ट। अब देखो, क्या लोकसभा का मेंबर ही अध्यक्ष है? तो लोकसभा का कार्यकाल, तो अध्यक्ष मैक्सिमम कितने समय तक, उपाध्यक्ष मेंबर कितने समय तक? तो ध्यान में रखना कि स्पीकर और वाइस स्पीकर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि लोकसभा जब मॉनिटर बना सकती है तो हटा भी सकती है। जब मॉनिटर अच्छा कार्य नहीं करता तो क्लास के लोग टीचर से करते, सर इन्हें हटा दो, ये बहुत बदतमीज है। वैसे ही लोकसभा को लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, तो लोकसभा की मेजोरिटी से उसको हटा देते हैं, किसी और को बिठा देंगे। तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन सामान्यतः मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 साल। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रह चुके हैं मोदी जी के टाइम पीरियड पर, ये तीसरा टेन्योर है। वैसे ही जीबी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। बोलो जीबी मावलंकर, बोलो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, और ये स्पीकर रहते हुए पद पर डेथ कर गए, मर गए। तो ऐसे कौन से लोकसभा के स्पीकर हैं जो अपने पद पर रहते हुए मर गए? जीबी मावलंकर, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का, ऐसा कौन सा स्पीकर है जिसके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आया था? जीबी मावलंकर, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया, निकल लिए ये दुनिया को छोड़ के। आज तक कोई भी स्पीकर को उसके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया इंडिया में। अरे बोलो, देखो मेरे भाई, सारे साथी समझना, ये अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? तो स्पीकर अपना रिजिग्नेशन किसे देगा? वाइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर अपना रिजिग्नेशन, कमॉन गाइस बताइए यार, बातचीत नहीं, कमॉन गाइस थोड़ा सीख लो। स्पीकर अपना रिजाइन, अपने स्पीकर अपना रिजाइन, और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। क्या भैया? इस्तीफा, रिजाइन, यस एंड नो। भैया समझना, ये जो पोस्ट है, अगर इसको दस्त हो गए, भाई साहब मर गया, तो भैया इसकी जगह लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। ये पोस्ट हमने सिर्फ इसलिए बनाई कि बाई चांस जिस दिन स्पीकर अब्सेंस हो, वो है ही नहीं, अब्सेंट है, तो उस दिन लोकसभा की कार्रवाई का संचालन डिप्टी स्पीकर करेगा। अब उस दिन इसकी बेटी की शादी है, तो फिर कोई लोकसभा का सीनियर मेंबर ही लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। तो हम 10 लोगों की एक टीम बना देते हैं, हम 10 लोगों की एक टीम बना देते हैं, उसमें से ही कोई व्यक्ति लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो लोकसभा का कोई सीनियर व्यक्ति उस दिन लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। करेगा लोकसभा का ही मेंबर, यस एंड नो। मॉनिटर वही होगा जो क्लास 8 का होगा, मॉनिटर नहीं है तो दूसरा, वो भी नहीं है तो दूसरा, लेकिन क्लास 8 का होगा। वैसे ही लोकसभा में स्पीकर अब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर अब्सेंट है, तो लोकसभा के ही किसी सदस्य को हम क्या करते हैं? जिम्मेदारी दे देते हैं कि बाबूजी आज की कार्रवाई का आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं ऊंची वाली कुर्सी पे बैठूंगा, यस आप बोले, हम यस आप शांत हो जाइए, आप बोले, अरे बोलो ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखे, अब देखना कंसेप्ट क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसकी सैलरी 4 लाख रुपए है। कितनी? 4 लाख। और ये कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त रखता है लोकसभा अध्यक्ष। अब स्पीकर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इस बात को समझना। लोकसभा अध्यक्ष से पहला, इसे को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है, तो ये जस्ट लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये मनी बिल को डिसाइड करता है, धन विधेयक को। किसको? धन विधेयक को। बोलो मनी बिल। तो धन विधेयक का डिसाइडेशन कौन करता है? स्पीकर। पहला प्रश्न, आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल। आर्टिकल 110 टॉकिंग अबाउट मनी बिल। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है, इस चीज को आपको समझना है। अरे बोलो हाँ कि नहीं। तो एक बंदा ये है, तो भैया कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा है, आर्टिकल 110 में मनी बिल है, और मनी बिल का निर्धारण स्पीकर करता है। तो जब भी कोई बिल लोकसभा में आएगा तो इट विल डिसाइडेड बाय स्पीकर कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं,
कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, कौन तय करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अरे बोलो ना, ध्यान में रखना मेरे दोस्त। तो एक कंसेप्ट तो ये है भैया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि संयुक्त बैठक का निर्धारण, ज्वाइंट सेशन। बोलो ज्वाइंट सेशन। भैया समझना, इसको अलग से समझाता हूं। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है, अर्थात ज्वाइंट सेशन है। ध्यान में रखना है, ज्वाइंट सेशन है। बोलो संयुक्त बैठक। आज के बाद पूछूं आर्टिकल 108 में क्या है, मैं बोलूं कि संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में? 108। अब देखना संयुक्त बैठक से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला कि 108 में और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन को कॉल करेगा, बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष, स्पीकर कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। अब समझिएगा कि ज्वाइंट सेशन कब आएगा। भैया ये पति है, ये पत्नी है, यानी ए और बी। भैया 6 महीने तक तो बढ़िया चला, 6 महीने के बाद युद्ध होने लग गए। ये कंसेप्ट है। शुरू में आपको हर चीज अच्छी लगेगी, वाह मुझे तो देवता मिल गए, राक्षसगिरी 6 महीने बाद पता चलेगी। भैया यार प्लीज बातचीत नहीं, अरे पढ़ लो यार, समझ सालो मतलब मोहब्बत में यार तुम कितना टची हो सालो। अरे पढ़ लो, पति पत्नी ए और बी में लड़ाई हो गई और ए ने बेटा धोनी शॉट मारा, ए उड़ा के, और लड़की जाके दीवार में लगी, सरर फूट गया। लड़की ने सामान पैक किया, घर के चलेगी कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहे। अब ये डायलॉग मत मारा करो, वो तो चाहते हैं कि तुम मायके जाओ, दूसरी आए। ये पुराना हो गया, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहो। ये जानबूझ के परेशान करते कि मायके जाओ तब तक ये हो। तो मेरे दोस्त पत्नी चली गई, अब ए और बी में क्या होगी? लड़ाई किसी मुद्दे को लेके। अब ए बी से कह रहा बताओ उस दिन रंजीत सर के साथ क्या कर रही थी तुम? यार मैं डाउट पूछ रही थी, बुरी तरह। ए और बी में हो गई लड़ाई। अब क्या हुआ? बड़े बूढ़े समझाते हैं, जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं, दादाजी दादी जी मम्मी जी पापा जी, कि बेटा लड़ाई मत करो, पत पत्नी हंसों का जोड़ा है, पत पत्नी। तो यहाँ बड़ा बूढ़ा कौन है? प्रेसिडेंट। ये बुलाएगा ज्वाइंट सेशन कि बाबूजी ऐसा करो, ए को भी बुला लो, बी के घर वालों को भी बुला लो। अब आप खुद बताना, ये बैठक ए और बी में लड़ाई होगी, क्या बैठक ए के घर पे होगी? एक मिनट, क्या बैठक ए के घर पे होगी? क्यों? सेटिंग कहां होगी? ए के घर पे क्यों होगी? बी के घर पे भी क्यों होगी? अरे ए के घर पे होगी तो ए के घर वाले तैयार हैं कि कोई बात होगी तो कूट देंगे लड़की वालों को, और बी के यहाँ हुई तो वो तैयार है कि कूट देंगे दूल्हा वालों को। ना बैठक ए के यहाँ होगी ना बी के। जब भी दो पक्षों में लड़ाई होती है कि तीसरी जगह बैठक होगी, तो सुनो, जब भी लोकसभा और राज्यसभा में किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर गतिरोध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, जब भी लोकसभा राज्यसभा में किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर गतिरोध हो जाएगा, तब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलाता है सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में, ना कि लोकसभा में ना कि राज्यसभा में। तुम दोनों में लड़ाई हुई, मैं समझाऊंगा, मैं बुलाता हूं, मैं हूं प्रेसिडेंट, आओ बे। तो अब आ गए लोकसभा राज्यसभा, कहां गए? सेंट्रल हॉल में, क्योंकि दोनों के बैठने की वहां जगह है। अब इस बैठक का अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। यस एंड नो? अब लोकसभा का स्पीकर आया, अब वो पूछेगा हाँ भाई क्या दिक्कत है। अब उसी मुद्दे पे बात होगी जिस मुद्दे पर दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब मान लो फिर वोटिंग होगी। अब वोटिंग में मामला फंस गया, 50% पक्ष में और 50% विपक्ष में, मामला लटक गया। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि वह निर्णायक मत, कास्टिंग वोट डाल सकता है। कौन सा? कास्टिंग वोट डाल सकता है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि जब भी संयुक्त बैठक में बराबर बराबर मत हो जाते हैं तो निर्णायक मत कौन डालता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नॉर्मल सिटिंग में, नॉर्मल बैठक में कभी स्पीकर वोट नहीं डालता। मेरे दोस्त जब भी मामला 50-50 होगा ज्वाइंट सेशन में, तो हमने ये पावर दे रखी है लोकसभा स्पीकर को कि जब भी मामला 50-50 हो तब तुम कास्टिंग वोट कर सकते हो, निर्णायक मत डाल सकते हो, एक ऐसा मत जिसको डाल के निर्णय आ जाए। अगर वो पक्ष में डालता है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, अगर वो विपक्ष में डालता है तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। अरे बोलो ना, तो बताओ आर्टिकल 108 में क्या है? आर्टिकल 108 में क्या है? ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। जब भी बराबर बराबर वोट होगा तो कास्टिंग वोट कौन डालेगा, यानी निर्णायक मत कौन डालता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई दिक्कत मेरे साथियों? सब में नहीं होता है, केवल ज्वाइंट सेशन में नहीं होता, क्योंकि वहां पक्ष विपक्ष की संख्या में अंतर होता है, वहां नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और भी जाएगा तो हमने नॉर्मल बैठक में पावर नहीं दी कि भैया तुम डालो, सिंपल सा कंसेप्ट। क्योंकि मैं तो अध्यक्ष हूं, इसका मतलब मैं तटस्थ हूं। ओम बिरला से अपोजिशन पार्टी ये अपेक्षा करेंगी कि तुम न्यूट्रल होकर कोई वो करोगे, तुम हमें भी मौका दोगे, भले तुम बीजेपी के हो, लेकिन जब तुम इस सीट पे बैठ गए तो न्यूट्रल, आपकी नजरों में सब कैसे हैं? समान है, ऑल आर इक्वल। यस नो? अरे बोलो यार, बोलो। आर्टिकल 110 110 में क्या है? मनी बिल। बहुत बढ़िया। मनी बिल का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब एक और पावर देखो लोकसभा अध्यक्ष की। अब मान लो ये लोकसभा चल रही है, मैं लोकसभा का स्पीकर हूं ओम बिरला। अब आपस में दो लोगों में हो गई, तो मेरे बॉस, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, लड़ाई झगड़ा, किसी मुद्दे पर गतिरोध, गाली गलौज हो गई कि तेरी है वगैरह, तेरी है, तो मैं कंट्रोल करूंगा। दूसरा, मैं सदन से, हाउस से किसी भी मेंबर को बाहर कर सकता हूं। तो तुम ज्यादा लड़ रहे हो और
तो लोकसभा को, स्पीकर को ये पावर है कि वह मेंबर को, लोकसभा के मेंबर को सदन से बाहर कर दे अगर वह अनुशासनहीनता दिखाता है तो। किस मेंबर को कितनी देर बोलने देना है ये लोकसभा स्पीकर तय करेगा। कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये स्पीकर तय करेगा। अरे बोलो यार, अब समझना मेरे भाई जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं है। एक मिनट में भैया क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी, पूछना। लोकसभा राज्यसभा में पावरफुल कौन है? इजीली सी बात है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा लोगों की सभा, लोगों के द्वारा चुनी गई सभा। भारत में लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमें, तो भैया लोगों की चलेगी। इसलिए जो डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आता है उस नेता की ज्यादा वैल्यू है बचाए नॉमिनेटेड के। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है, बजट हमेशा लोकसभा में आता है पहले, राज्यसभा में इसकी पावर नहीं है। बजट लोकसभा में क्यों आएगा? क्योंकि लोग टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स का हिसाब भी कहां दोगे? लोकसभा में। किसे दोगे? जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। बोलो ना, सिंपल सा कंसेप्ट आएगा। अभी कंसेप्ट आगे देखो मेरे भाई, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम और आप। अब समझना, आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ऐसे अधिकार जो किसी और के पास नहीं है। आप सारे साथी बताओ क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो? तो आपके पास स्पेशल राइट नहीं है। विशेषाधिकार, विशेष अधिकार, ऐसे अधिकार जो अन्य के पास नहीं है। मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दिया था, क्या मैं आपको टच कर लूं? तुमने कहा नहीं, क्योंकि आपने ये विशेष अधिकार मुझे, लेकिन किसी को दिया है आपने, कोई तो है नहीं तो होगा। लेकिन समझना मेरे दोस्त, समझ आ रही, सुन लो यार, समझने के लिए यार कितना तुम टची हो जाते हो उधर। सीख लो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब संसद के सदस्यों को हमने, यानी संविधान ने कुछ स्पेशल राइट दिए, बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। औरों से हटके हो गए ना आप, तो आपका पहला राइट्स क्या है, पहला विशेष अधिकार क्या है जो औरों के पास नहीं है, कि संसद में आप जो कुछ भी बोलेंगे पार्लियामेंट के अंदर, उस आधार पर आप पे एक्शन नहीं होगा। अब मैं फ्लो में आ गया, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं देसी हूं, जनता ने चुन के भेज दिया, अब मैं मावेन करने लग गया, मैंने गाली गलौज कर दी। अब मैंने क्या किया, एक को पकड़ा, कान पर दिया। इस आधार पर मुझ पर कोई वैसे आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। वो बात अलग है कि लोकसभा स्पीकर कहेगा तुम 28 दिन के लिए नहीं आओगे, तुम ये नहीं आओगे, लेकिन संसद में मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी, उस आधार पर मुझ पर कोई कार्रवाई। पहला स्पेशल राइट। दूसरा, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसके 40 दिन पहले तक और जिस दिन समाप्त होगा उसके 40 दिन बाद तक मुझ पर कोई केस नहीं हो सकता, कोई भी केस नहीं हो सकता। और जब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो और कोर्ट ने मुझको बुलाया कि इतनी तारीख को फलाने सिंह प्रेजेंट हो, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट में, और इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, कोर्ट की अवमानना नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप सामान्य मेंबर हो और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई आदेश जारी किया है और आप उसको नहीं मानते, तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, न्यायालय आपको सजा दे सकता है। लेकिन इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपके खिलाफ कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होगा, ये स्पेशल राइट है। अरे बोलो यार, संसद के सदन में खड़े होकर कभी भी मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैंने कोई सीन कर दिया और मैं पार्लियामेंट में यहां आ गया, अब यहां पर आके पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। जैसे मैं बाहर आया यहां पकड़ लेगी, लेकिन जैसे अंदर आया नहीं आ रहा, जब तक मैं यहां हूं तब तक पुलिस पुलिस वाली नहीं, और जैसे यहां आया पुलिस कह रही है यहां तक आओ, बस नहीं आ रहा मैं तो यहां हूं। ये मुझे स्पेशल राइट है। अरे बोलो ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। अरे बोलो ना, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सर एमपी एमएलए में अंतर क्या है? बेटा, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी मतलब सांसद, एमएलए मतलब विधायक। एमपी होता है नई दिल्ली संसद में और विधायक होता है राज्यों की विधानसभा में, जैसे यूपी के विधायक, बिहार के विधायक, दोनों का काम कानून बनाना है। एमपी कानून बनाते हैं देश के लिए, एमएलए कानून बनाते हैं राज्य के लिए। आएगा पार्ट 6 में मेरे दोस्त। अरे बोलो ना, तो एक बात तो ये सर जितना आप पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई कवर हो जाएगा। अरे यूपीपीसीएस दे मेरे भाई, यूपीपीसीएस दे। यूपीएसआई की बात ही क्या, एक एक चीज बता रहा हूँ यार, और क्या लोगे? एक एक चीज बता रहा हूँ, कौन सा टीचर बता रहा है इतनी बात? एक बार उठा के देखो यूट्यूब की हिस्ट्री भी, कोई नहीं बता रहा, इतना सब कुछ आपको बता रहा हूँ यार। ठीक है सर, वन नेशन वन इलेक्शन में आपके विचार क्या है? मेरे बच्चे, देश की सरकार जो कुछ भी करती है वो सही करती है, इसके पक्ष में भी तर्क है, विपक्ष में भी तर्क है। वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा बचाने का एक सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि भारत में हर 1-2 साल पे इलेक्शन होता रहता है, अधिकारी उसमें भी चाहिए, टीचर उसमें भी चाहिए। यूपी के टीचर पढ़ा नहीं रहे, वोट डलवा रहे हैं, है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ला रहे हैं, लेकिन जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ज्यादा इसमें फायदा मिलता है, तो इसके ड्रॉबैक भी है, इसके फायदे भी हैं। क्या ये डेमोक्रेसी खत्म कर देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसी कंट्री है जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन है। डेमोक्रेसी इंडिया की बड़ी खूबसूरत है, कभी खत्म नहीं होगी, इतना जबरदस्त है। ठीक है भैया, चलिए मेरे दोस्त, एक बात तो ये है, तो मेरे दोस्त इतने में किसी को कोई दिक्कत? चलो मेरे दोस्त देखिएगा एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं केवल पीपीटी पढ़वा रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है, बस 2 मिनट मेरे साथ पढ़ लीजिए भैया। ब्रिटेन में 2 मिनट लूंगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ध्यान रखना। अमेरिका में सीनेट होता है और प्रतिनिधि सभा होती है, यस एंड नो। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। अरे बोलो यार, और आप पढ़ते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, यस एंड नो। सिंपल सा फंडा भैया। देखिएगा, तो भारत में लोकसभा राज्यसभा है, अमेरिका में सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन है। कोई दिक्कत? ये भी नाम आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। देखो भैया, अगस्त 1954 में लोकसभा राज्यसभा हिंदी नाम पड़ा, इसका मतलब बिफोर 1954 लोकसभा राज्यसभा नाम नहीं था। इससे पहले हमारा नाम था हाउस ऑफ पीपल, और मेरे बच्चे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। 23 अगस्त 1954 को इन्हें कौन सा नाम मिला?
हिंदी नाम मिला। एक एक बात हमने मोहब्बत से लिख दी है, बस आपको पढ़ना है और नोट्स बना लेना है घर पे बैठ के आराम से, ध्यान में रखना है। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। क्या कहते हैं? 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 क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो समझाया है, जो याद कराया है, वही है इसमें। जैसे कि जब आप पढ़ें तो आपको क्लिक करें कहां ये समझाया था, ये समझाया था। यस नो भैया समझना। लोकसभा की संरचना, लोकसभा में मैक्सिमम सीटें 550 हो सकती है। स्टेट से कितनी? यूटी से कितनी? 20 यूनियन टेरिटरीज। एक एक बात है मेरे बच्चे। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से एंग्लो इंडियन को रोक दिया गया है। एंग्लो इंडियन मेंबर की डेफिनेशन आर्टिकल 366 के क्लॉज 2 में दी गई है। अब आपसे कोई पूछे कि द डेफिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय की परिभाषा किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 366 क्लॉज 2। अरे बोलो ना, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखिएगा, वे व्यक्ति जिनकी माता भारत से और पिता यूरोप से हैं उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं। फ्रैंक एंथोनी ऐसे एंग्लो इंडियन थे जो कितनी बार मनोनीत हुए? 7 बार, जो कि सबसे ज्यादा बार हैं। 17वीं लोकसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया गया और वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है जो 2024 में बनी है। ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, एक एक बात बता रहा हूं भैया, समझना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। देखो भैया, अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एकमात्र ऐसा एंग्लो इंडियन भारत का कौन है जो इलेक्शन जीत के आया, आंसर क्या होगा? एकमात्र ऐसा आंग्ल भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लिया था, ओबरेन। क्यों भाग लिया था? क्योंकि इलेक्टेड था, क्योंकि ये इलेक्टेड था। क्वेश्चन पूछ ले तो बता दोगे? एक एक बात बताया मैंने, कहीं आपको मिलेगा नहीं बुक्स में। वर्तमान में 543 सीटें हैं, स्टेट से 530, यूटी से 13। भैया लोकसभा की सीटें 1971 सेंसस के बेदर पे कब तक रहेंगी? 2026 तक रहेंगी। अब देखो भैया, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, 2026 के बाद क्या बनेगा? परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। और ये परिसीमन आयोग अब तक कितनी बार बनाए? कितनी बार बनाए? 4 बार बनाए। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब बना? सेकंड कब बना? थर्ड कब बना? और फोर्थ कब बना? 2002। अब 5वां बनेगा, फिफ्थ कब बनेगा? 2026 के बाद। और वो तय करेगा कि लोकसभा की कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। अरे बोलो ना, सिंपल सा पॉइंट। आपसे कोई पूछे भारत के 4th डिलिमिटेशन कमीशन के हेड कौन थे? कुलदीप सिंह थे मेरे भैया। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं, वह भारत का न्यूनतम 25 वर्ष की आयु हो। पागल दिवालिया, पागल कहां से ना हो? दिल पागल है तो, हाथ पागल है तो, आंख पागल है तो, अरे बोलो ना। लेकिन मस्तिष्क से पागल नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत साथियों? किसी का कोई डाउट? चला जाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।